स्वागत है आप सभी का DNN नॉवल वर्ल्ड में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती है। आप लोग सुन रहे हैं बीस टेमिंग ईरा कहानी का एपिसोड 61 to 70। कॉल कनेक्ट हो गया। जिया मिन ने सीधे कहा, मुख्यालय से अभी अभी जवाब आया है। वे आपको गोल्ड मेंबरशिप कार्ड दे सकते हैं, लेकिन इसकी अवधि 5 साल तक सीमित है। लिन मो ने सिर हिलाया। ये ठीक है, हालांकि इसकी अवधि सिल्वर कार्ड की तुलना में 5 साल कम थी, लेकिन छूट 5% अधिक थी। उन्हें पता था कि ग्रेट शिया मॉल में उनका खर्च आसानी से लाखों या करोड़ों तक पहुंच जाएगा। ये 5% का अंतर कोई छोटी रकम नहीं थी। 5 साल बाद की बात करें तो क्या होगा अगर तब तक उसकी मौत हो चुकी हो? अगर तब तक उसने और भी उच्च स्तर का सदस्यता कार्ड प्राप्त कर लिया होता तो क्या होता? भविष्य में क्या होगा, यह कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता था। इसलिए वास्तव में व्यक्ति को जो लाभ मिल सकते थे, वे वही थे जो वास्तव में उनके अपने थे। जिया मिन ने उत्साह से कहा, तो मैं अभी अनुबंध आपके पास लाता हूं। क्या हम इसे जल्द से जल्द साइन कर सकते हैं? अब बहुत से लोग लिन मो को साइन करना चाहते थे और वह चिंतित थी कि किसी भी देरी से जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। चिंता मत करो, मैं और मेरे माता पिता रात के खाने के लिए मॉल जाने की योजना बना रहे हैं। तुम वहीं मेरा इंतजार करो। उसने फ़ोन काट दिया। लिन मो ने भीड़ का ध्यान भटकाने के लिए पहले अपने माता पिता को नीचे भेजा, जबकि उसने इस मौके का फ़ायदा उठाकर चुपके से बाहर निकल गया। फिर तीनों का परिवार ग्रेट शिया मॉल के मुख्य प्रवेश द्वार पर मिला। जैसे ही वह प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उसने देखा कि शीमिन एक फोल्डर लेकर इधर उधर टहल रही थी। उसे देखते ही जीमिन तुरंत आगे बढ़ी और मुस्कुराते हुए बोली, छात्र लिन मो, चैंपियन बनने पर आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, जिया मिन ने कहा। क्या हम अंदर जाकर खाना खाते हुए बातें करें? एक पल रुको, मेरे माता पिता अभी भी मेरे पीछे हैं। लिन मो ने कहा, मुझे माफ़ करना, मैं इतनी जल्दी में थी कि भूल गई। शीमिन ने तुरंत माफ़ी मांगी। लिन मो ने उसे पहले ही बताया था कि वह अपने माता पिता के साथ यहाँ खाना खाने आ रहा है। कोई बात नहीं, लिन मो मुस्कुराए और जी मिन की ओर हाथ बढ़ाया। मुझे अनुबंध दो, मैं अभी हस्ताक्षर कर दूंगी। जी मिन को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। यह एक बड़ी बात थी, इस तरह हस्ताक्षर करना थोड़ा जल्दबाजी भरा लगा। इसे मुझे दे दो, अगर मैंने इस अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए तो तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। लिन मो ने शी मिन से अनुबंध और कलम ले ली। अनुबंध सही होने की पुष्टि करने के बाद उसने अपने हस्ताक्षर कर दिए। धन्यवाद, लिन मो। जी मिन ने राहत की एक गहरी सांस ली। जैसा कि लिन मो ने कहा था, जब तक इस अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं हो जाते तब तक उसके दिल को चैन नहीं मिलेगा। अब आखिरकार वह चैन की सांस ले सकती थी। आपका स्वागत है, लिन मो ने कहा। जिया मिन मुस्कुराए और बोली, तो मैं आपके खाने में खलल नहीं डालूंगी। मैं अभी जाकर आपकी एंडोर्समेंट फीस के ट्रांसफ़र का इंतजाम कर देती हूँ। जिया मिन के जाने के कुछ ही समय बाद लिन हाइफेंग और काओ लिंग आ गए। 3 लोगों का परिवार दूसरी मंजिल पर स्थित एक आलीशान रेस्तरां में गया और सबने मिलकर सौहार्दपूर्ण भोजन किया। भोजन के दौरान लिन हाइफेंग और काओ लिंग समय समय पर शानदार व्यंजनों को देखकर आश्चर्यचकित होते रहते थे। ग्रेट शिया मॉल चुवाननिंग में सबसे अधिक उपभोग वाला स्थान था। कामकाजी वर्ग के लोग शायद ही कभी साल में एक बार यहाँ आते हों। हालांकि लिन मो काफ़ी शांत था, क्योंकि उसने अपने पिछले जीवन में इससे कहीं अधिक देखा था। जैसे जैसे भोजन समाप्त होने वाला था, लिन मो ने डोंग याओकिंग द्वारा दिया गया बैंक कार्ड निकाला और काओ लिंग को सौंप दिया। माँ, इसमें 10 लाख रुपये हैं, इसे संभाल कर रखना। 10 लाख! लिन हाइफेंग और काओ लिंग दोनों चौंक गए। 1 मिलियन की रकम बीस्ट मास्टर के लिए नगण्य थी, लेकिन उनके जैसे मेहनतकश लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ी रकम थी। प्रिंसिपल ने मुझे चैंपियन बनने का यही इनाम दिया है, लिन मो ने समझाया। क्योंकि यह तुम्हारा इनाम है तो इसे तुम्हें खुद ही रखना चाहिए। बीस्टमास्टर बनना बहुत महंगा पड़ता है। तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, तो हम तुम्हारा पैसा कैसे ले सकते हैं? काओ लिंग ने कार्ड वापस धकेल दिया। हाँ, तुम इसे रख लो। तुम जल्द ही किंगयुआन अकादमी जाओगे और वहाँ खर्च करने के लिए बहुत सी चीज़ें होंगी, लिन हाइफेंग ने भी कहा। लिन मो ने कार्ड को वापस धकेल दिया और मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। इस 10 लाख के अलावा स्कूल ने मुझे 30 लाख दिए और शहर मुझे 80 लाख और एक घर देगा। घर से संबंधित कागजी कार्रवाई 1-2 दिन में तैयार हो जानी चाहिए। इसके अलावा मैं अब ग्रेट शिया मॉल का प्रवक्ता हूं और इसके लिए मुझे सालाना $20 मिलियन का भुगतान करना पड़ता है। तो अभी मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। तुम दोनों ये पैसे रख लो और जैसे चाहो खर्च कर लो। इतना कंजूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिन हाइफेंग और काओ लिंग पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। उनके लिए पिछला 10 लाख का आंकड़ा भी एक खगोलीय संख्या थी। लेकिन लिन मो ने अभी जिन बातों का जिक्र किया, उन सब का कुल योग 30 मिलियन से अधिक था। यह इतनी बड़ी रकम थी जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लिन मो ने उनकी प्रतिक्रियाओं को देखा और मुस्कुराए।
इसीलिए उन्होंने खाना खत्म होने के बाद ये बात कहना उचित समझा। अगर उन्होंने यह बात पहले कह दी होती तो शायद उन्हें खाना खाने की इच्छा ही न होती। दोनों अभी भी सदमे में थे। लिनमो बिल चुकाने के लिए उठी, तभी उसे पता चला कि शीमिन ने पहले ही बिल का भुगतान कर दिया है। लिनमो ने कुछ नहीं कहा। अपने माता पिता को पहले घर जाने का इशारा करने के बाद वह अकेले ही मॉल की 5वीं मंजिल पर चला गया। ये तल विभिन्न प्रकार के पालतू पशुओं के लिए पूरक आहार बेचने के लिए समर्पित था। थोड़ी पूछताछ के बाद लिनमो ने जाने से पहले लिटिल वाइट के लिए सबसे अच्छा रक्तवर्धक भोजन खरीदने के लिए 200,000 खर्च किए। अगली सुबह तड़के ग्रेटजिया मॉल से $20 मिलियन की एंडोर्समेंट फीस प्राप्त हुई। फिर शीमिन ने स्वयं उन्हें गोल्ड मेंबरशिप कार्ड सौंपा। तीसरे दिन शहर से 80 लाख लोग भी पहुंच गए। इसके बाद ली जेंकिंग ने स्वयं एक टीम का नेतृत्व करते हुए नए घर की चाबियां और कागजात सौंपे। उनके साथ चुवान निंग शहर के विभिन्न मीडिया संस्थान भी आए थे। लिनमो को ऐसे मौके बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन वह जानता था कि शहर निश्चित रूप से इसे बढ़ावा देना चाहेगा, इसलिए वह सहयोग करने के लिए विवश था। चौथे दिन लिनमो अपने माता पिता को ग्रेटशिया मॉल ले गया ताकि वे फर्नीचर का पूरा नया सेट खरीद सकें। 5वें दिन उसने अपने माता पिता को सीधे नए घर में स्थानांतरित कर दिया। जानवरों को पालतू बनाने के लिए पर्याप्त जगह होने के कारण स्थानांतरण बहुत सुविधाजनक रहा, क्योंकि उन्हें किसी स्थानांतरण कंपनी को किराए पर लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। छठे दिन सन लेई अपने नए घर का दौरा करने आया और उसने अतिशयोक्ति करते हुए कहा कि एक बड़ा आलीशान फ्लैट वास्तव में अद्भुत है। लिनमो सन लेई के परिवार के लिए भी एक घर खरीदना चाहती थी। अब उनके पास कुल $30.98 मिलियन हो गए थे। घर खरीदना काफ़ी आसान था। बेशक उनके नए घर जैसी चीज़ को तो पैसे से भी नहीं खरीदा जा सकता था, लेकिन पास के ही किसी इलाके में घर खरीदना संभव था। हालांकि सन लेई ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा कि वह पैसा कमाना चाहते हैं और इसे खुद खरीदना चाहते हैं। उसने लिनमो द्वारा उसे पैसे उधार देने के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। लिनमो ने इस मामले पर जोर नहीं दिया। सन लेई में गर्व और दृढ़ता थी और एक भाई होने के नाते लिनमो को इसका सम्मान करना ही था। 7वें दिन लिनमो को स्कूल से एक सूचना मिली कि शहर उन्हें 3 दिनों में किंगयुआन भेजेगा और उसे पहले से तैयारी करने के लिए कहा गया। 8वें दिन लिनमो और सन लेई लिटिल वाइट और जुवानवू के लिए कुछ और पशु आहार खरीदने के लिए एक साथ ग्रेटजिया मॉल गए। अब जब परीक्षाएं समाप्त हो चुकी थीं तो विशिष्ट वर्ग के लाभ स्वाभाविक रूप से समाप्त हो गए थे। इसलिए अगले कुछ समय के लिए उन्हें अपने पालतू जानवरों को खुद ही पालना पड़ा। हालांकि ग्रेटशिया मॉल पहुंचने के बाद शीमिन ने सुझाव दिया कि वे केवल 1 महीने के लिए ही पशुओं का भोजन खरीदें। इसका कारण ये था कि कियान शहर में स्थित ग्रेटशिया मॉल में पशुओं के भोजन की अधिक किस्में उपलब्ध थीं, जिससे उन्हें अधिक विकल्प मिल गए थे। लिनमो ने इस सुझाव को तुरंत स्वीकार कर लिया। 9वें दिन लिनमो ने पूरा दिन अपने माता पिता के साथ घर पर बिताया। 10वें दिन सुबह 8 बजे लिनमो और सन लेई शहर द्वारा निर्धारित स्थान पर पहुंचे। इसके बाद वे किंगयुआन अकादमी जाएंगे। वहां उनका एक नया जीवन इंतजार कर रहा होगा। और लिनमो के लिए एक और महत्वपूर्ण बात थी, वह अंततः लिन रुयू को देख पाएगा। जब लिनमो और सन लेई निर्धारित स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने कई परिचित चेहरे देखे। रेन युवानेवान, लू क्विंगयांग, गोंगजू, गू हेनिंग और फू चेंगली। वहां 4 अन्य लोग भी थे जिन्हें वह नहीं जानता था। हालांकि यहां आने वाले सभी लोग किंगयुआन अकादमी जा रहे थे। इससे ये संकेत मिलता है कि इन चारों लोगों में भी डी ग्रेड प्रतिभा थी और उन्होंने तीसरा चरण उत्तीर्ण कर लिया था। लिनमो, क्या मुझे अब आपको चैंपियन लिन नहीं कहना चाहिए? लू क्विंगयांग ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। रेन युवानेवान, गोंगजू और अन्य लोग भी मुस्कुराते हुए और सिर हिलाते हुए उनके पीछे पीछे चल रहे थे। केवल फू चेंगली ने ही जटिल भावों के साथ बधाई दी। वह हमेशा से लिनमो को अपना प्रतिद्वंद्वी मानता था। उसे हमेशा से यही लगता था कि उसके और लिनमो के बीच ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन परीक्षा की पूर्व संध्या पर उसे पता चला कि लिनमो के पालतू जानवर ने शिशु अवस्था के 6ठे स्तर पर पहुंच गया है। उस क्षण उसे एहसास हुआ कि उसके और लिनमो के बीच बहुत बड़ा अंतर है। फिर परीक्षा का समय आया। वह चौथे चरण को भी पार नहीं कर सका, लेकिन लिनमो ने 7वें चरण को पार कर लिया। इससे उसे निस्संदेह ये पता चल गया कि उसके और लिनमो के बीच सिर्फ एक दूरी ही नहीं, बल्कि एक गहरी खाई थी। इससे वह वाकई बहुत असहज हो गया। हालांकि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया था। यदि आपके कौशल निम्न स्तर के हैं तो वे निम्न स्तर के ही रहेंगे। यदि आप हारते हैं तो आपको इसे स्वीकार करना होगा। फू चेंगली हार सकता था, लेकिन वह हार को आसानी से स्वीकार नहीं कर सकता था। धन्यवाद। लिनमो ने लू क्विंगयांग के मजाक को नज़रअंदाज करते हुए फू चेंगली को धन्यवाद दिया। फिर दूसरों के परिचय के माध्यम से उसे अन्य 4 लोगों से भी परिचय प्राप्त हुआ। इन 4 लोगों के नाम क्रमशः पेंग जियानमिंग, कियू जिचेंग, यू डेयोंग और ली यंगइंग थे। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, उन चारों में ही डी ग्रेड प्रतिभा थी।
विशेष रूप से ली यंगयिंग नाम की लड़की, जिसने उपचार प्रकार की पशु वशीकरण प्रतिभा को जागृत कर लिया था। इसी वजह से लिन मो ने उस पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया, क्योंकि उपचार प्रकार पशुओं को वश में करने की प्रतिभा बहुत दुर्लभ थी। इस प्रकार की प्रतिभा वाले बीस्टमास्टर के परिपक्व हो जाने पर वे तुरंत ही अत्यधिक मांग वाले व्यक्ति बन जाते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब बीस्टमास्टर जंगल में मिशन पर जाते थे तो उनकी टीमें आमतौर पर हीलिंग टाइप से लैस होती थीं। बीस्टमास्टर यह अर्थ के ऑनलाइन गेम में एक हीलर के बराबर था। उनकी युद्ध क्षमता भले ही मजबूत न हो, लेकिन वे अपरिहार्य थे। इसलिए अधिकांश मामलों में युद्ध प्रकार के बीस्टमास्टर उत्साहपूर्वक उपचार प्रकार के बीस्टमास्टर के पास जाएंगे। बीस्टमास्टर में दोस्त बनाएं। उनके और सन लेई के आने से पहले ही बाकी लोग भी ऐसा ही कर चुके थे। हालांकि लिन मो का दोस्ती करने का कोई इरादा नहीं था, उसने बस विनम्रतापूर्वक उनका अभिवादन किया, क्योंकि उसने पहले ही अपने भविष्य के विकास का मार्ग तय कर लिया था। उसके पास जानवरों को वश में करने के लिए एक विशाल स्थान था। इसका मतलब यह था कि जब तक उसकी वित्तीय क्षमता पर्याप्त थी, वह एक साथ कई पालतू जानवरों को किराए पर ले सकता था। दूसरे शब्दों में, वह पूरी तरह से उपचार प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो सकता था। स्वयं पेड बीस्ट। हालांकि उनकी बीस्ट टैमिंग टैलेंट में हीलिंग टाइप के लिए कोई बोनस नहीं था, लेकिन इससे सामान्य हीलिंग पर कोई असर नहीं पड़ा। इस प्रकार केवल वही एक साथ योद्धा और चिकित्सक दोनों की भूमिका निभा सकता था। केवल वही एक संपूर्ण बीस्टमास्टर दस्ता था, इसलिए उसे उपचार प्रकार की आवश्यकता नहीं थी। बीस्टमास्टर, या सटीक कहें तो उसे हीलिंग टाइप के लोगों को जानबूझकर खुश करने की जरूरत नहीं थी। बीस्टमास्टर एस। संक्षिप्त शिष्टाचार के आदान प्रदान के बाद ली जेनकिंग लोगों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए तेजी से आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, सब लोग यहाँ हैं। ली जेनकिंग ने भीड़ का जायजा लिया, फिर अपने बगल में खड़े एक सुंदर लंबे बालों वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर देखा और कहा, शिक्षक वो बाकी का काम मैं आप पर छोड़ता हूँ। धन्यवाद मेयर ली। लंबे बालों वाले उस आकर्षक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने लिन मो और अन्य लोगों की ओर मुड़कर कहा, मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम वू शुवेन है और मैं किंगयुआन अकादमी में शिक्षक हूँ। उन्होंने अपने बगल में सुरक्षात्मक सूट पहने एक अधेड़ उम्र की महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरी सहकर्मी जू डैन है। आप इन्हें टीचर जू कह सकते हैं। हम यहाँ मुख्य रूप से आपको लेने और अकादमी ले जाने के लिए आए हैं। हालांकि रवाना होने से पहले हमें दो बातें स्पष्ट करनी हैं। सबसे पहले, रास्ते में आपको मेरे और शिक्षक जू के आदेशों का पूरी तरह से पालन करना होगा। मुझे विश्वास है कि हर कोई ऐसा कर सकता है ना? लिन मो और बाकी सबने एक मत से सिर हिलाया। वू शुवेन ने आगे कहा, दूसरा, चुवाननिंग से कियान तक जाने में 3 घंटे लगेंगे और बीच में कोई पड़ाव नहीं होगा। इसलिए यदि आपको कोई शारीरिक आवश्यकता हो तो आप अभी कर सकते हैं। ये सुनकर कोई नहीं हिला। अच्छा, चून की कोई समस्या नहीं है, तो चलिए अब चलते हैं। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, वू शुवेन और जू डैन दोनों ने समनिंग फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही क्षण बाद बैंगनी भूरे रंग के 2 विशालकाय पक्षी, जो 5 से 6 मीटर ऊंचे और 7 से 8 मीटर लंबे थे और सफ़ेद सारस जैसे दिखते थे, उनके बगल में प्रकट हुए। नाम, किंगमिंग क्रेन। विशेषता, हवा। योग्यता, अज्ञात। रेस रैंक 4 उन्नत। जन्मजात कौशल, पवन नियंत्रण उन्नत। अंतरिक्ष विभाजन पंजा उन्नत। विकास क्रम, परिपक्व मध्य चरण। लिन मो ने यह बात नोटिस की। किंगमिंग क्रेन के दोनों पिछले हिस्सों पर विशेष उपकरणों की सहायता से 7 सीटें लगाई गई थीं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यही उनके परिवहन का साधन होगा। ब्लू स्टार का निर्जन क्षेत्र खूंखार जानवरों का इलाका था, इसलिए वहां सामान्य परिवहन असंभव था। इसमें हवाई जहाज भी शामिल थे, क्योंकि आकाश में उड़ने वाले खूंखार राक्षस मौजूद थे। इसलिए ब्लू स्टार पर परिवहन का उपयोग केवल शहरों के भीतर ही किया जा सकता था। सभी लोग चढ़ें, अपनी सीट ढूंढें और अपने सुरक्षा उपकरणों को सुरक्षित कर लें, वू शुवेन ने कहा। लिन मो और अन्य लोगों ने तुरंत बात मान ली। फिर लिन मो ने पाया कि इन सीटों पर लगे सुरक्षा उपकरण उसके पिछले जीवन में रोलर कोस्टर पर लगे उपकरणों के समान थे, यहाँ तक कि अगर किंगमिंग क्रेन हवाई करतब भी दिखाए तो भी उन्हें गिरने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जब सभी 11 लोग बैठ गए तो वू शुवेन और जू डैन भी किंगमिंग सारस की पीठ पर कूद गए। ली जेनकिंग को एक साधारण विदाई देने के बाद उन दोनों ने किंगमिंग क्रेन को उड़ान भरने के लिए नियंत्रित किया। जैसे ही उन्होंने उड़ान भरी, उसे पीछे की ओर धकेले जाने और झटके लगने का एक तीव्र एहसास हुआ, जिससे लिन मो को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे बाहर फेंक दिया जाने वाला है। सौभाग्यवश सुरक्षा उपकरण ने काम किया और उसे सीट पर मजबूती से बांध दिया। उड़ान भरने के बाद उड़ान काफी सुगम हो गई। लिन मो की कल्पना में ऐसे पक्षी की पीठ पर उड़ने का मतलब बहुत तेज हवाओं का सामना करना होगा, लेकिन असल में इस किंगमिंग क्रेन की पीठ पर बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो हम हवाई जहाज में उड़ रहे हों। शिक्षक, वो हवा क्यों नहीं चल रही है? लू किंगयांग ने सबसे पहले लिन मो से यह सवाल पूछा।
वो शुवेन मुस्कुराए और बोली, क्योंकि किंगमिंग क्रेन की क्षमता पवन नियंत्रण है, इसलिए यह अपने शरीर के आसपास की हवा के प्रवाह को नियंत्रित कर सकती है। उनकी बातों से सभी को ज्ञान प्राप्त हुआ। लिनमो भी आश्चर्यचकित रह गया, ऐसा कौशल तो बस एक स्वाभाविक सवारी का ही कौशल था। फिर वह सोचने लगा कि क्या उसे भी ऐसा ही उड़ने वाला पालतू जानवर रखना चाहिए। जमीन पर सवारी के लिए लिटिल व्हाइट काफ़ी था। लिटिल व्हाइट के परिपक्व होने के बाद उसका शरीर 5 या 6 मीटर तक बढ़ सकता था, जो सवारी के लिए पर्याप्त से अधिक था। पानी के लिए स्वाभाविक रूप से यह जुवानवु होगा। इसके अलावा शुवानवु में एक आंतरिक स्थान था जो इसे जल पर्वत के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता था। तो ऐसा प्रतीत होता था कि फिलहाल उसे केवल एक उड़ने वाले पालतू जानवर की ही कमी थी। हालांकि उड़ने वाले पालतू जानवर आसानी से नहीं मिलते थे और उच्च गुणवत्ता वाले तो और भी दुर्लभ थे। इसलिए इस मामले पर पुनर्विचार केवल किंग्युआन पहुंचने पर ही किया जा सकता था। फिर उसे लिन रुयू की याद आई। इससे उनका दिल आशा से भर गया। 3 घंटे बाद वह लिटिल रिच गर्ल देख पाएगा। कियुन शहर किंग्युआन प्रांत की राजधानी होने के नाते ये पूरे प्रांत का राजनीतिक और आर्थिक केंद्र है, जिसकी कुल जनसंख्या 8 मिलियन से अधिक है। समृद्धि, समग्र शक्ति या शहरी क्षेत्र के मामले में छोटा सा चुवाननिंग इसकी तुलना में कहीं नहीं ठहरता। इस पल कियान शहर के सबसे पूर्वी छोर पर 30 मीटर ऊंचे और लगभग 100 मीटर चौड़े किंग्युआन अकादमी के द्वार के सामने छात्रों का एक बड़ा समूह नोटिस बोर्ड के चारों ओर इकट्ठा था और चर्चाओं में मशगूल था। इस साल वास्तव में 6000 से अधिक नए छात्र हैं, जो पिछले वर्षों की तुलना में 1000 से अधिक हैं। क्या ये सही नहीं है? आप भूल गए, हमारे स्कूल में इस समय लोगों की बहुत कमी है। ये सच है। आखिरकार उस घटना से हमें काफ़ी नुकसान हुआ था। वैसे वह घटना काफ़ी भयावह थी। स्पष्ट रूप से वह सिर्फ एक। चुप रहो, स्कूल में इस विषय पर निजी चर्चा सख्त वर्जित है। अगर तुम बोलते रहे तो हम सबको सजा मिलेगी। खांसी, इस साल के टॉप रैंक वाले फ्रेशमैन ने तो परीक्षा का 8वां चरण ही पास कर लिया। वो वाकई बहुत होशियार है। 8वें चरण का क्रूर जानवर 9वें चरण का किशोर है। उस चरण को भी पार करने के लिए मू युनटिंग वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। देखो, वह कहाँ से आया है। वह शक्तिशाली कैसे नहीं हो सकता? हुआजिंग, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राजधानी शहर वास्तव में अन्य स्थानों से अतुलनीय है। मुझे लगता है कि पहले स्थान की तुलना में 986वें स्थान पर रहे लिनमो नाम के उम्मीदवार कहीं अधिक प्रभावशाली प्रतीत होते हैं। चुवाननिंग के अनुसार पालतू जानवर 6ठे स्तर की शिशु अवस्था में है। हे भगवान, उसने वास्तव में 7वां चरण पार कर लिया है। उस ओह माय गॉड की आवाज़ सुनकर सबने अपना सिर घुमा लिया। क्या आपको यकीन है कि यह डेटा सही है? हाँ, 6ठे स्तर के शिशु का 8वें स्तर के शिशु को हराना, ये तो हद से ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। किसने सोचा होगा कि चुवाननिंग जैसी छोटी सी जगह इतनी शक्तिशाली हस्ती को जन्म दे सकती है? यह अफसोस की बात है कि वह चुवाननिंग में है। अगर ये लिनमो हुआजिंग जैसी जगह पर पैदा हुआ होता तो शायद उसके नतीजे पहले स्थान के विजेता से बहुत खराब नहीं होते। यही तो भाग्य है। पुनर्जन्म भी एक कौशल है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अरे, क्या वो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की लिन नहीं है? वो वहाँ अकेली क्यों खड़ी है? ठीक तभी भीड़ में से किसी ने अचानक देखा कि लिन रुयू गेट के दूसरी तरफ खड़ी है। एक लंबा कद और एक परिपूर्ण चेहरा, यहाँ तक कि सबसे आम प्रशिक्षण वर्दी और एक साधारण पोनीटेल पहने हुए भी वह अपनी आश्चर्यजनक अलौकिक सुंदरता को छिपा नहीं सकी। यह उम्मीद तो थी ही, क्योंकि किंग्युआन पहुंचते ही उसने 10 स्कूल सुंदरियों में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। राष्ट्रीय सौंदर्य और दिव्य सुगंध शब्द तो मानो उसी के लिए बना है। हाँ, बस वहाँ खड़े रहने से ही उसमें एक अनोखा आकर्षण है। ठीक है, सपने देखना बंद करो। यह मत भूलो कि स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की लिन ने लगातार 4 लड़कों के प्रस्ताव ठुकरा दिए हैं। ये स्कूल के हैंडसम लड़के क्या होते हैं? जहाँ तक मुझे पता है, स्कूल की युद्ध शक्ति रैंकिंग में शीर्ष 10 में से 3 लड़के स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की लिन के पीछे पड़े हैं। चौथे नंबर वाला लड़का तो उसके किंग्युआन आने के पहले दिन से ही उसका पीछा कर रहा है। अब 3 महीने बीत चुके हैं और उसने उसे एक बार भी मुस्कुराते हुए नहीं देखा है। वह युद्ध शक्ति रैंकिंग में शीर्ष पर रहने वालों की ओर देखती तक नहीं है। मुझे सच में आश्चर्य होता है कि स्कूल ब्यूटी लिन किस तरह के व्यक्ति की तलाश कर रही है। यह अजीब है। स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की लिन आमतौर पर प्रशिक्षण में ही मग्न रहती है और बाकी सब चीज़ों से बेपरवाह रहती है। वह आज यहाँ क्यों आई है? शायद वह भी नवागंतुक रैंकिंग देखने आई है। बिल्कुल नहीं, देखो, वो तो कब से वहीं खड़ी है। क्या उसने एक बार भी इधर देखा है? ऐसा लगता है कि स्कूल ब्यूटी लिन किसी का इंतजार कर रही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की लिन 10 मिनट से अधिक समय से वहीं खड़ी है। भला किसमें इतनी हिम्मत होगी कि वह आकर इतनी जल्दी इंतजार करे? मुझे भी जिज्ञासा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब सब लोग फुसफुसा रहे थे,
लगभग 1.8 मीटर लंबा, चौड़े कंधों और पतली कमर वाला एक सुंदर युवक, जिसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, तेजी से लिन रुयू की ओर बढ़ा। क्या ये वही नहीं है जो युद्ध शक्ति रैंकिंग में चौथे स्थान पर है? ये वही है, वांग हाओ। युद्ध कौशल रैंकिंग में चौथे और स्कूल के सबसे आकर्षक लड़के की रैंकिंग में 8वें स्थान पर। किंगयुआन अकादमी में एक जाना माना नाम। स्कूल में यह अफवाह फैली हुई है कि स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की लिन जहां भी 100 मीटर के दायरे में होती है, वांग हाओ जरूर वहां मौजूद होता है। मुझे पहले इस पर विश्वास नहीं था, लेकिन अब मुझे सच में विश्वास हो गया है। तो क्या आपने दूसरी कहावत सुनी है, स्कूल ब्यूटी लाइन के सामने सब बराबर हैं? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप साधारण छात्र हो या प्रतिभाशाली, दोनों ही रैंकिंग में स्कूल ब्यूटी लिन के सामने कोई फर्क नहीं पड़ता। सच है, मुझे लगता है कि स्कूल ब्यूटी लिन सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है, विनम्र, मिलनसार, लेकिन हमेशा थोड़ी दूरी बनाए रखती है। अब जब आपने इसका जिक्र किया है तो मुझे और भी उत्सुकता हो रही है कि स्कूल ब्यूटी लिन किसका इंतजार कर रही है। मैं भी। मुझे आज देखना होगा कि स्कूल ब्यूटी लिन किसे इतना महत्व देती है। अरे अरे देखो, वांग हाओ स्कूल की खूबसूरत छात्रा लिन से बातचीत शुरू कर रहा है। जो समूह एक क्षण पहले फुसफुसा रहा था, वह अचानक चुप हो गया और दूर खड़े दो लोगों को चुपचाप देखने लगा। लिन रुयू, क्या तुम किसी का इंतजार कर रही हो? वांग हाओ मुस्कुराते हुए लिन रुयू के पास पहुंचा और रुक गया। लिन रुयू ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, वरिष्ठ वांग हाओ, मुझे लगता है मैंने आपको कई बार बताया है, हम इतने करीबी नहीं हैं। कृपया मुझे मेरे पूरे नाम से संबोधित करें। माफ़ कीजिए, मैं एक पल के लिए भूल गया था। वांग हाओ के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। अगली बार मैं ज़रूर ध्यान रखूंगा। लिन रुयू ने वांग हाओ को एक सपाट नज़र से देखा। मुझे याद है कि तुमने पिछली बार भी यही बात कही थी। क्या ऐसा है? शायद मैं हाल ही में बहुत व्यस्त था और भूल गया कि मैंने क्या कहा था। मुझे सच में खेद है, मैं वादा करता हूं कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, वांग हाओ ने कहा। लिन रुयू ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और दूर आकाश की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमा लिया। लिनमो द्वारा संदेश भेजे जाने के समय के आधार पर उन्हें जल्द ही पहुंचना चाहिए। लिनमो से जल्द मिलने की सोचकर उसे किसी और बात की चिंता करने का मन ही नहीं कर रहा था। लिन रुयू, मैं चाहता हूं कि। वांग हाओ ने बोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, लिन रुयू ने उसे बीच में ही रोक दिया। वांग हाओ। लिन रुयू की आवाज़ तीखी और ठंडी थी, उसकी आंखें बिना किसी भावना के उसे देख रही थीं। मुझे अभी बहुत ज़रूरी काम है और मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे परेशान करो। समझे? ठीक है, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। वांग हाओ की अब तक की सबसे अच्छी मुस्कान थोड़ी बनावटी हो गई और वह धीरे से एक तरफ हट गया। हालांकि वह ज़्यादा दूर नहीं गया, बल्कि दूर से ही लिन रुयू को देखता रहा। हालांकि लिन रुयू ने हमेशा ही उसके प्रस्तावों को सख्ती से ठुकराया था, लेकिन उसने पहले कभी भी इतना ठंडा रवैया नहीं दिखाया था जितना उसने अभी दिखाया। इसलिए वह ये जानना चाहता था कि लिन रुयू द्वारा उल्लिखित यह महत्वपूर्ण मामला वास्तव में क्या था। एक ही समय पर नोटिस बोर्ड के पास नाटक देख रहे छात्र एक दूसरे की ओर देखने लगे। स्कूल की खूबसूरत लड़की लिन आज थोड़ी अलग लग रही है। वह अलग है, शायद इसका संबंध उस महत्वपूर्ण मामले से है जिसका उसने जिक्र किया था। स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की लिन का इतना असामान्य व्यवहार करना, यह मामला जरूर असामान्य होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आसमान की ओर देखो, ये किंगमिंग क्रेन हैं। कुछ नए छात्र आ गए होंगे। हे भगवान, क्या मुझे भ्रम हो रहा है? स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की लिन सच में मुस्कुराई। आपको भ्रम नहीं हो रहा है? स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की लिन सचमुच मुस्कुराई। कितनी प्यारी। ये सुनकर सभी ने पास आ रहे दो किंगमिंग सारसों को देखना बंद कर दिया और इसके बजाय सभी ने लिन रुयू की ओर देखा। यकीन से उनकी याद में लिन रुयू, जो हमेशा उनके सामने केवल एक विनम्र मुस्कान के साथ ही आती थी, अब असाधारण रूप से चमकती हुई मुस्कुरा रही थी। एक शानदार मुस्कान। ऐसा लग रहा था मानो उसके आसपास की हर चीज का रंग फीका पड़ गया हो। वहां मौजूद सभी लोग लिन रुयू को उस हालत में देखकर कुछ हद तक अचंभित रह गए। एक मुस्कान पूरे शहर को पलट सकती है। एक अन्य व्यक्ति का उद्देश्य एक राज्य को उखाड़ फेंकना था। जिसे राष्ट्रों को गिराने वाली सुंदरता कहा जाता था, वह इससे अधिक कुछ नहीं थी। ऐसा क्या हुआ था जिससे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की लिन इतनी खुशी से मुस्कुरा रही थी? क्या तुम बेवकूफ़ हो? क्या तुमने स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की लिन की निगाहें उन दो किंगमिंग क्रेन पर टिकी हुई नहीं देखीं? ये स्पष्ट है कि वह जिसका इंतजार कर रही है वह वहीं पर है। मुझे समझ आ गया, अचानक किसी ने समझदारी भरे भाव से कहा। समझते क्या हैं? समझिए, स्कूल ब्यूटी लिन इतनी खुश क्यों है? याद रखिए, स्कूल ब्यूटी लिन भी इस साल फर्स्ट ईयर की छात्रा है। 3 महीने अलग रहने के बाद वह अपने हाई स्कूल के सहपाठियों से फिर मिल रही है। भला वह खुश क्यों नहीं होगी? ये समझ आता है। मुझे नहीं लगता कि यह सही है। स्कूल ब्यूटी लिन के व्यक्तित्व को देखते हुए अगर वह सिर्फ एक सहपाठी होती तो वह इतनी खुश नहीं होती।
अरे आप लोग इतना क्यों सोच रहे हैं? हमें अभी पता चल जाएगा कि असल में क्या हो रहा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जैसे ही दो किंगमिंग ट्रेनें उतरी, भीड़ की चर्चाएं धीरे धीरे शांत हो गईं। एक ही समय पर एक तरफ खड़े वांग हाओ के दिल में बेचैनी की तीव्र भावना उमड़ रही थी। जिस क्षण लिन रुयू के चेहरे पर मुस्कान खिली, वह उसकी सुंदरता को देखकर सचमुच दंग रह गया। उनके लिए लिन रुयू के साथ पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। जिस दिन से उसने अकादमी में प्रवेश किया और संयोगवश उसकी एक झलक उस पर पड़ी, लिन रुयू की छवि उसके दिल पर इस तरह अंकित हो गई जिसे मिटाना असंभव था। इसलिए उन्होंने तुरंत ही पूरी लगन से इस काम को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया। लेकिन उसने 3 महीने तक लगातार उसका पीछा किया था और बदले में उसे एक सुखद नज़र तक नहीं मिली थी। अभी अभी जैसी शानदार मुस्कान की तो बात ही छोड़िए। उसने अपने आसपास के लोगों की बातचीत भी सुनी, जिसमें कहा गया था कि लिन रुयू खुश थी क्योंकि वह अपने हाई स्कूल के सहपाठियों से मिल रही थी। लेकिन उनकी अंतरात्मा ने उन्हें बताया कि ऐसा नहीं था। 3 महीने की कड़ी खोज। उन्हें लिन रुयू की कुछ हद तक समझ थी। लिन रुयू के चेहरे पर जो मुस्कान अभी अभी थी, वह किसी दोस्त के लिए मुस्कान जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। इससे वह बेचैन हो गया, साथ ही उसे थोड़ा दुख और नाराजगी भी महसूस हुई। आखिर ये कौन है? कौन लिन रुयू को इस तरह का भाव दिखाने पर मजबूर कर सकता है? डॉट 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 वूश। अपने पंखों की फड़फड़ाहट से उत्पन्न तेज हवा के साथ दो किंगमिंग सारस स्थिर रूप से जमीन पर उतर गए। वुशुवेन और जू डैन एक के बाद एक सारस की पीठ से नीचे कूद गए। फिर उनके ठीक पीछे पीछे लिनमो और अन्य लोग भी बारी बारी से सारस की पीठ से नीचे उतर गए। ये किंगयुआन अकादमी है। वुशुवेन ने लिनमो के समूह की ओर देखा। थोड़ी देर में अकादमिक मामलों के कार्यालय में जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएं। कार्यालय आपके परीक्षा परिणामों के आधार पर आपको छात्रावास और कक्षाएं आवंटित करेगा। यदि आपके कोई अन्य प्रश्न हैं तो आप उन्हें वहां भी पूछ सकते हैं। ये कहने के बाद वुशुवेन और जू डैन ने किंगमिंग ट्रेन पर नियंत्रण किया और चले गए। लिनमो। उन दोनों के जाते ही लगभग तुरंत लिन रुयू की आवाज़ सुनाई दी। तभी लिनमो ने एक आकृति को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा, जो तुरंत ही जोर से उसकी बाहों में आ गिरी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह लगभग अपना संतुलन खो बैठा। उसकी बाहों में एक सुंदरी, मनमोहक सुगंध और कोमल जेड पत्थर। लिनमो के होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान आ गई जब उसने हल्के से लिन रुयू की पीठ पर हाथ फेरा, मानो 3 महीने से दबी हुई तड़प को खामोशी से व्यक्त कर रहा हो। हालांकि आसपास मौजूद भीड़ उस समय पूरी तरह से भयभीत हो गई थी। वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर सदमे और हैरानी के भाव बने रहे। वे काफी देर तक इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पाए। लिन रुयू को लिनमो की बाहों में दौड़ते देख उनके चेहरे पर यही भाव थे। उनके लिए इस दृश्य का प्रभाव किसी भयानक ज्वार के हमले से कम नहीं था। काफी समय बाद आखिरकार किसी को अक्ल आई, क्या मुझे भ्रम हो रहा है? स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की लिन और वो लड़का गले मिल रहे हैं। आपको भ्रम नहीं हो रहा है? वे न केवल गले मिल रहे हैं, बल्कि स्कूल की खूबसूरत लड़की लिन ने ही इसकी शुरुआत की थी। किसने कहा था कि स्कूल की खूबसूरत लड़की लिन इसलिए खुश थी क्योंकि वह अपने हाई स्कूल के सहपाठियों से मिल रही थी? क्या सहपाठी से मिलना ऐसा ही होता है? इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की लिन ने स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के या युद्ध शक्ति रैंकिंग में शामिल उन लड़कों पर ध्यान ही नहीं दिया। पता चला कि उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। वैसे स्कूल की खूबसूरत लड़की लिन ने कथित तौर पर जिक्र किया था कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन उसका पीछा करने वालों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। क्या बात यह थी कि उन्हें उस पर विश्वास नहीं था? उन्होंने उस पर विश्वास न करने का विकल्प चुना। आखिरकार अगर वे विश्वास कर लेते तो वे उसका पीछा नहीं कर पाते। बिल्कुल सही। अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो उसका पीछा करना पूरी तरह जायज़ है। अगर उसका बॉयफ्रेंड है तो ये घर तोड़ने जैसा है। लेकिन फिर भी हाई स्कूल में स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की लिन को जीत लेने में सक्षम होना वाकई एक बड़ी बात है। वह वाकई में कुछ खास है, लेकिन मुझे डर है कि इस आदमी के आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। बिल्कुल सही। स्कूल की खूबसूरत लड़की लिन का पीछा करने वाले शायद उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अरे वांग हाओ के चेहरे के भाव तो देखो, अनमोल हैं। सभी ने एक साथ वांग हाओ की ओर देखा। तब वे सभी हंसे बिना नहीं रह सके। इस समय वांग हाओ के चेहरे के भावों का वर्णन कैसे किया जाना चाहिए? जैसे उसने अभी अभी अपने माता पिता को खो दिया हो। समझ नहीं आ रहा कि हंसें या रोएं। पूरी तरह से हताश, बेहद अपमानित। वहां मौजूद लोगों को कभी उम्मीद नहीं थी कि एक ही व्यक्ति के चेहरे पर एक ही समय में इतने सारे भाव हो सकते हैं। वांग हाओ कितना बेचारा आदमी है। जिस व्यक्ति को आप पसंद करते हैं उसे अपनी आंखों के सामने किसी और की बाहों में समाते हुए देखना वास्तव में बहुत दुखद होता है। सबसे अहम बात यह है कि करीब आने की कोशिश करते समय उसे अचानक रोक दिया गया और फिर पलक झपकते ही ये दृश्य घटित हो गया। ये वाकई एक ज़बरदस्त हिट है। इसमें किसी और को दोष कौन दे सकता है?
स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की लिन ने उसे कई बार ठुकराया, फिर भी वह समर्पण के नाम पर उसे परेशान करता रहा। अब जब उसे आलोचना का सामना करना पड़ा है तो इसके लिए वह पूरी तरह से खुद जिम्मेदार है। जिस क्षण वान हाओ ने लिन रुयू को लिन मो की बाहों में दौड़ते हुए देखा, उसे सचमुच ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर पड़ी हो। उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उसके सामने बर्फ की तरह ठंडी रहने वाली लिन रुयू वास्तव में अपनी पहल पर किसी पुरुष की बाहों में खुद को झोंक देने जैसा काम कर सकती है। इससे उसे इतनी जलन हुई कि वह लगभग पागल हो गया। उसे केवल इस बात से नफरत थी कि वह लिन मो नहीं था। साथ ही इससे उन्हें एक बात का एहसास भी हुआ, लिन रुयू का स्वभाव कठोर नहीं था, वह केवल उसके प्रति ही कठोर थी। इससे उसके दिल में व्याप्त पीड़ा और आक्रोश और भी तीव्र हो गया। क्यों मैंने इतना कुछ दिया लेकिन मुझे एक मुस्कान भी नहीं मिली, जबकि यह लिन मो इतनी आसानी से इस खूबसूरत लड़की को अपनी बाहों में पा सकता है। विशेषकर भीड़ द्वारा उनके बारे में की जा रही उपहास और चर्चा को सुनने के बाद वह नाराजगी और दुख सीधे गुस्से में बदल गया। वान हाओ किंगयुआन अकादमी में चौथे स्थान पर रहे, युद्ध कौशल रैंकिंग में 8वें स्थान पर और स्कूल के सबसे आकर्षक लड़कों की सूची में 8वें स्थान पर। उसने पहले कभी इस तरह की बदनामी या अपमान का सामना कब किया था? वह अपना बदला जरूर लेगा, लेकिन अभी नहीं। अगर वह अब लिन मो से झगड़ा करने जाता है तो इससे लोगों को उसकी आलोचना करने का एक और कारण मिल जाएगा और वे कहेंगे कि वह तुच्छ और दबंग है। ये सोचकर वान हाओ ने ऐसा दिखाया मानो उसने भीड़ की बातचीत सुनी ही न हो और सीधे मुड़कर चला गया। ये देखकर आसपास मौजूद सभी लोग लिन मो को कुछ सहानुभूति भरी नज़रों से देखने लगे। हालांकि वान हाओ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके जाने के समय उसके हावभाव से ही सब कुछ स्पष्ट हो गया था। यह मामला निश्चित रूप से शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त नहीं होगा। खांसी, भाई मो, मुझे पता है कि आप और भाभी ने एक दूसरे को लंबे समय से नहीं देखा है, लेकिन अगर आप इसी तरह गले मिलते रहे तो जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा। आसपास अधिक से अधिक लोगों को इकट्ठा होते देख सन लेई को बोलना पड़ा और उन्हें याद दिलाना पड़ा। लिन रुयू का चेहरा लाल हो गया और वह धीरे धीरे लिन मो से दूर हटते हुए बोली, चलो मैं तुम्हें पहले रिपोर्ट करने के लिए ले चलती हूँ। ये कहते हुए उसने लिन मो को खींचा और जाने के लिए मुड़ गई। अरे भाभी, मुझे भी साथ ले चलो। सुन लेई जल्दी से दौड़कर उसके पीछे पीछे चलने लगी। रेन युवान, लू किंग्यांग और अन्य लोग भी तुरंत उनके पीछे पीछे आ गए। वे सभी किंगयुआन अकादमी से अपरिचित थे और केवल लिन मो का अनुसरण कर सकते थे, जिसके साथ कोई आगे आगे चल रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिन मो न केवल शारीरिक रूप से मजबूत होगा बल्कि रिश्तों के मामले में भी इतना अद्भुत होगा। लू किंग्यांग के चेहरे पर प्रशंसा के भाव थे। मैंने आसपास के छात्रों को उस लड़की को स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की लिन कहते सुना। स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की को गर्लफ्रेंड बनाना वाकई कमाल की बात है। गोंगजू ने दिल से सहमति जताई। स्कूल की कोई खूबसूरत गर्लफ्रेंड, काश मुझे भी कभी ऐसी गर्लफ्रेंड मिल जाए, लू किंग्यांग ने बड़ी उम्मीद से कहा। रेन युवान ने उसकी ओर आंखें घुमाते हुए कहा, तुम सपने देख सकते हो, तुम्हारे सपनों में जो कुछ भी हो सकता है। लू किंग्यांग को थोड़ा सिरदर्द महसूस हुआ। रेन युवान, अगर तुम मेरी आलोचना नहीं करोगी तो क्या तुम्हें असहज महसूस होगा? रेन युवान ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तो फिर ऐसी बातें मत कहो जो आलोचना के लायक हो। लू किंग्यांग, उसने ऐसा क्या कहा था जिसके लिए उसे इतनी आलोचना झेलनी पड़ी? हालांकि उसने उन शब्दों को जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। वह उसे उकसाना नहीं चाहता था, इसलिए वह पीछे हट गया। उन दोनों को झगड़ते देख आसपास मौजूद अन्य लोग हंसे बिना नहीं रह सके। एक अपरिचित वातावरण में अभी अभी पहुंचने के कारण वे शुरू में थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन दोनों के बीच हुई इस छोटी मोटी कहासुनी के बाद उनके बीच तनाव काफी हद तक कम हो गया था। वे दोनों वाकई दिलचस्प हैं। उनकी बातचीत सुनकर लिन रुयू मुस्कुराए बिना नहीं रह सकीं। लिन मो ने मुस्कुराते हुए लिन रुयू की ओर देखा। मुझे इस समय सबसे ज्यादा उत्सुकता इस बात की है कि सफ़ेद कपड़े पहने वह आदमी कौन था जो अभी अभी चला गया। सफ़ेद कपड़ों में कौन? लिन रुयू चौंक गई, फिर अचानक उसे याद आया, ओह, तुम्हारा मतलब वान हाओ से है। वह तो बस एक परेशान करने वाला आदमी है, उसकी परवाह मत करो। लिन मो मुस्कुराई, समझ गई, एक प्रेम प्रतिद्वंद्वी। बकवास। लिन रुयू ने गंभीरता से लिन मो की ओर देखा। अकादमी में वाकई कई लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी तुम्हारा प्रेम प्रतिद्वंद्वी नहीं है, क्या तुम समझ रहे हो? समझ गया। लिन मो ने लिन रुयू का हाथ और कसकर पकड़ लिया। केवल प्रतिस्पर्धी प्रतिद्वंद्वी को ही प्रेम प्रतिद्वंद्वी कहा जाता है। जो लोग स्वभाव से प्रतिस्पर्धी नहीं होते उन्हें तो गिना ही नहीं जाता। अरे यार, क्या ये वही मशहूर डॉग फूड है? मुझे अचानक से बहुत पेट भरा हुआ महसूस हो रहा है। उनके बगल में सन ली अपना पेट सहला रहा था। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि वह वहां तीसरा पहिया बनकर खड़ा है। दफा हो जाओ। लिन मो ने उसे लात मारी। सुन लेई ने फुर्ती से बात टाल दी और हंसते हुए कहा, भाभी, आपके और भाई मो के पास अंतरंगता के लिए बहुत समय है। फिलहाल क्यों ना आप हमें किंगयुआन से मिलवा दें।
सन लेई द्वारा लिन रुयू को भाभी कहकर पुकारने पर वह थोड़ा शर्मा गई। आखिरकार वह और सन लेई पहले एक ही कक्षा में सहपाठी रह चुकी थीं। हालांकि वह ये भी जानती थी कि सन लेई और लिन मो के बीच बहुत अच्छे संबंध थे, इसलिए उसे वास्तव में ये शीर्षक काफ़ी पसंद आया। इससे उसे यह एहसास हुआ कि उसकी स्थिति को मान्यता और पुष्टि मिल रही है। उसने अपने विचारों को व्यवस्थित किया और उन्हें किंगयुआन की स्थिति से परिचित कराना शुरू किया। किंगयुआन अकादमी में 2 प्रमुख विभाग हैं, युद्ध विभाग और सहायता विभाग। इन 2 प्रमुख विभागों को आगे 18 लघु विभागों में विभाजित किया गया है। उदाहरण के लिए युद्ध विभाग को शक्ति तत्व, चपलता तत्व, गति तत्व, मानसिक तत्व, अंतरिक्ष तत्व और इसी तरह उपविभाजित किया गया है। इसी प्रकार सहायता विभाग में भी इसी तरह के विस्तृत विभाजन हैं। उदाहरण के लिए चिकित्सा विभाग, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सहायता विभाग के अंतर्गत आता है। एक बार जब हम अकादमिक मामलों के कार्यालय पहुंच जाएंगे तो आपको आपकी प्रतिभाओं के आधार पर विशिष्ट विभागों में नियुक्त किया जाएगा और अलग अलग विभाग अलग अलग चीज़ों का अध्ययन करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो यह विशेषज्ञता है। यह हर बीस्ट मास्टर को अपनी अपनी ताकत का अधिकतम लाभ उठाने की अनुमति देता है। इसके अलावा अकादमी की पुरस्कार प्रणाली भी है। स्कूल में युद्ध क्षमता की रैंकिंग है। इस सूची में 1000 स्थान हैं। यदि आप इस सूची में शामिल हो जाते हैं तो आप अपनी रैंक के आधार पर विभिन्न पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। 1000 स्लॉट, इतने सारे क्यों? सन लेई ने आश्चर्य से पूछा। रेन युवान और आसपास मौजूद अन्य लोगों के चेहरे पर भी ऐसे ही भाव थे। किसी सामान्य रैंकिंग सूची के लिए शीर्ष 100 में स्थान पाना पहले से ही प्रभावशाली है। 1000 स्लॉट की बात थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर कही गई थी। लिन रुयू ने सन लेई की ओर देखते हुए कहा, इस वर्ष के नए छात्रों को मिलाकर किंगयुआन अकादमी में लगभग 21,000 छात्र हैं। पफ, सुन लेई ने लगभग मुंह से खून थूक दिया। 21,000 से अधिक छात्र। युद्ध शक्ति रैंकिंग में मौजूद 1000 स्थान तो नामात्र का अंश भी नहीं थे। रेन युवान और अन्य लोग भी हंसी और आंसुओं के बीच उलझे हुए थे। इस तरह की तुलना में ये 1000 स्लॉट न केवल बहुत कम थे बल्कि वास्तव में दयनीय रूप से कम थे। लिन रुयू ने आगे कहा, हालांकि विशेष रूप से नवागंतुकों के लिए अकादमी में एक नवागंतुक युद्ध शक्ति रैंकिंग भी है, जिसे नवागंतुक रैंकिंग के रूप में जाना जाता है। इस नवागंतुक रैंकिंग में 200 स्थान हैं। यदि आप सूची में जगह बना लेते हैं तो आपको पुरस्कार भी मिल सकते हैं। क्या पुरस्कार उदार हैं? सन लेई ने पूछा। लिन रुयू ने कहा, सूची में शामिल होने वाले हर छात्र को अकादमी द्वारा उच्चतम गुणवत्ता वाला पालतू पशु आहार मुफ्त में दिया जाता है। इसके अलावा कुछ मौद्रिक पुरस्कार भी दिए जाते हैं। जहां तक मुझे पता है 200वें स्थान पर आने वाले को भी प्रति माह 100,000 युआन मिलते हैं। प्रथम स्थान पर आने वाले को तो 30 लाख युआन मिलते हैं। फुफकार, सन लेई और बाकी सभी ने ठंडी हवा में गहरी सांस ली। 3 मिलियन प्रत्येक माह, यानी प्रति वर्ष 36 मिलियन। उनके लिए यह वाकई में बहुत बड़ी रकम थी। यहाँ तक कि लिन मो ने भी आश्चर्य से अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। उनके लिए भी यह रकम बहुत बड़ी थी। उन्हें एडवांस बीस्ट टैमिंग अकेडमी से मिलने वाले पुरस्कारों के इतने उदार होने की उम्मीद नहीं थी। तो फिर क्या होगा अगर कोई व्यक्ति नवागंतुक रैंकिंग और युद्ध शक्ति रैंकिंग दोनों में हो? रेन युवान ने पूछा। लिन रुयू मुस्कुराई। स्वाभाविक रूप से उन्हें 2 गुना इनाम मिल सकता है। हालांकि उस युद्ध शक्ति रैंकिंग में जगह बनाना इतना आसान नहीं है। फिलहाल उस सूची में शामिल सभी 1000 लोग प्रमाणित पेशेवर बीस्ट मास्टर हैं। पेशेवर बीस्ट मास्टर्स, सन लेई, रेन युवान और बाकी सभी एक बार फिर से चौंक गए। एक पेशेवर पशुपालक बनने की एक सख्त शर्त है, पालतू पशु का परिपक्व अवस्था में होना आवश्यक है। उनमें से कुछ के लिए उनका वर्तमान पालतू जानवर रैंक एस शिशु अवस्था के केवल 4थे या 5वें चरण में थे। परिपक्वता तक पहुंचने में उन्हें अभी लंबा सफर तय करना था। लिन मो इस परिणाम से ज्यादा हैरान नहीं थीं। ब्लू स्टार की एडवांस्ड बीस्ट टैमिंग अकादमियां पृथ्वी के विश्वविद्यालयों की तरह ही थीं, जिनमें 4 साल की प्रणाली थी। और जो छात्र किंगयुआन अकादमी में प्रवेश पाने में सक्षम थे, उनमें से अधिकांश की पशुपालन प्रतिभा डी रैंक की थी। अगर ये लोग किंगयुआन में 2 या 3 साल तक रहे और फिर भी अपने पालतू जानवरों को परिपक्व अवस्था तक नहीं पहुंचा पाए, तो यह वास्तव में अजीब बात होगी। इसलिए उन्हें उन लोगों से अपनी तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्हें वास्तव में अपनी तुलना इस वर्ष के अन्य नवागंतुकों से करनी चाहिए थी। इस प्रकार उनका अगला लक्ष्य पहले से ही बहुत स्पष्ट था। ये नवागंतुकों की युद्ध शक्ति रैंकिंग थी। लिन रुयू ने अभी अभी इसका जिक्र किया था। हालांकि उसके पास फिलहाल $30 मिलियन थे, लेकिन पालतू जानवर को प्रशिक्षित करना बेहद महंगा था। इसलिए अपनी सारी बचत खत्म होने से पहले उसे आय का एक नया स्रोत खोजना पड़ा। और इस नवागंतुक की युद्ध शक्ति रैंकिंग का चुनाव स्पष्ट रूप से बहुत अच्छा था। इसलिए इस नवागंतुक की युद्ध शक्ति रैंकिंग, वह निश्चित रूप से इस पर काम करने वाला था। तथापि
मौजूदा लिन मो के लिए इस नवागंतुक युद्ध शक्ति रैंकिंग में जगह बनाना इतना आसान नहीं था। आज किंग्युआन जाते समय लिन रुयू ने उन्हें इस वर्ष के नवागंतुकों की रैंकिंग सूची भेजी थी। परीक्षा में उनका स्कोर 986वां स्थान था। हालांकि यह रैंकिंग 100% ताकत का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी, लेकिन यह उससे बहुत दूर भी नहीं थी। दूसरे शब्दों में कहें तो नवागंतुकों की युद्ध शक्ति रैंकिंग तक पहुंचने से पहले उसे अभी भी कम से कम 700 स्थान पार करने थे। ये काम बहुत कठिन था, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी। भाभी, अगर रैंकिंग में जगह न बन पाई तो क्या होगा? क्या इसका मतलब ये होगा कि हमें अपने पालतू जानवरों की परवरिश पूरी तरह से खुद ही करनी पड़ेगी? सन लेई ने पूछा। ये सवाल सुनकर रेन युवान और आसपास मौजूद अन्य लोगों ने भी लिन रुयू की ओर देखा। ये बात भी उनके लिए चिंता का विषय थी। सामान्य परिवारों के अधिकांश बच्चों के लिए पालतू जानवरों के भोजन की लागत ही एक महत्वपूर्ण खर्च थी। लिन रुयू ने कहा, अगर आप रैंकिंग में जगह नहीं बना पाते हैं तो चिंता न करें। स्कूल बाजार मूल्य के लगभग 1/3 दाम पर साधारण पशुओं का सस्ता चारा उपलब्ध कराता है। ज़्यादातर लोग इसे खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप कुछ मिशन पर जा सकते हैं। स्कूल में एक मिशन हॉल है जो नियमित रूप से सशुल्क मिशन जारी करता है। ये मिशन ज़्यादा खतरनाक नहीं होते, बस आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा और अपना और अपने पालतू जानवर का भरण पोषण करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। ये सुनकर समूह ने राहत की सांस ली। अपनी बुनियादी जीवन संबंधी समस्याओं के हल हो जाने के बाद वे मन की शांति के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। जीजाजी, एक और सवाल, सन लेई ने फिर पूछा। मैंने अभी अभी उन छात्रों को आपको स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की कहते सुना। इसका क्या मतलब है? ये तो बस कुछ उबाऊ लोगों द्वारा बनाई गई उबाऊ सूचियां हैं, लिन रुयू ने कहा। इसमें न केवल स्कूल के सबसे सुंदर लड़के की रैंकिंग है, बल्कि स्कूल के सबसे आकर्षक लड़के की रैंकिंग, सबसे अमीर लड़के की रैंकिंग, सबसे अमीर महिला की रैंकिंग भी है। आपको धीरे धीरे बाद में पता चल जाएगा। सन लेई हंसते हुए बोली, लगता है एडवांस्ड बीस्ट टैमिंग अकेडमी में जीवन मेरी कल्पना से भी कहीं ज़्यादा रोमांचक है। लिन मो ने सन लेई की ओर देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। उसने सन लेई को मृत्युदंड के बारे में बताने का अवसर ढूंढने की योजना बनाई। अन्यथा अगर यह व्यक्ति इतना ही आशावादी बना रहा तो समस्याएं उत्पन्न होना आसान हो जाएगा। यह अकादमिक मामलों का कार्यालय है, पहले जाकर औपचारिक कार्यवाही पूरी कर लीजिए। इतना कहकर लिन रुयू रुक गई और थोड़ी दूर आगे स्थित एक कार्यालय की ओर इशारा किया। वे अकादमिक मामलों के कार्यालय पहुंचे। समूह के प्रत्येक सदस्य ने एक फॉर्म भरा। शैक्षणिक मामलों के कार्यालय में शिक्षक द्वारा कंप्यूटर में फॉर्म दर्ज करने के बाद समूह के लिए आवंटन के परिणाम घोषित किए गए। सन लेई, स्ट्रेंथ डिपार्टमेंट, कक्षा 2, छात्रावास संख्या 1, इकाई 2, कमरा 301। फू चेंगली, गति विभाग, कक्षा 2। रेन युवान, सहन शक्ति विभाग, कक्षा 1। ली यंगयिंग, उपचार प्रकार, कक्षा 1। लिन मो, व्यापक विभाग, कक्षा 1। फिर पंजीकरण शिक्षक ने उनमें से प्रत्येक को एक धातु का कार्ड दिया। ये कार्ड आपका छात्र पहचान पत्र है। यह आपका प्रवेश कार्ड, पुस्तकालय कार्ड, प्रशिक्षण कार्ड इत्यादि भी है। स्कूल में आपकी सभी गतिविधियां इसके बिना संभव नहीं हैं, इसलिए इसे सुरक्षित रखें। अगर यह कार्ड खो जाए तो आपको इसकी सूचना तुरंत देनी होगी, अन्यथा इस कार्ड के कारण होने वाली किसी भी समस्या के परिणाम आपको भुगतने होंगे, समझे? लिन मो और बाकी सब ने एक मत से सिर हिलाया। अच्छा, तो फिर यह कार्ड लीजिए और जितनी जल्दी हो सके अपने अपने क्लास इंस्ट्रक्टर से संपर्क कीजिए। साथ ही जब सभी नए छात्र आ जाएंगे तो स्कूल आपके लिए एक प्रतिभा परीक्षा आयोजित करेगा। बेहतर होगा कि आप इन 2 दिनों में झगड़ा न करें और अच्छा व्यवहार बनाए रखें। समझ गया, धन्यवाद शिक्षक जी। शिक्षक को धन्यवाद देने के बाद समूह के सभी सदस्य चले गए। वे अलग अलग विभागों से थे और उन्हें रिपोर्ट करने के लिए अलग अलग शिक्षकों को ढूंढना पड़ता था। लिन रुयू आगे बढ़ी और लिन मो का हाथ पकड़कर बोली, आप किस विभाग में हैं? मैं आपके साथ रिपोर्ट करने चलूंगी। व्यापक विभाग, लिन मो ने कहा। व्यापक विभाग, लिन रुयू के कदम अचानक रुक गए। आपको व्यापक विभाग में कैसे नियुक्त किया गया? क्या व्यापक स्वास्थ्य विभाग अच्छा नहीं है? लिन मो ने पूछा। ऐसा नहीं है कि यह बुरा है, लेकिन मैं इसे कैसे कहूँ? लिन रुयू के चेहरे पर कुछ असमंजस का भाव था। व्यापक विभाग में सीखने के लिए बहुत कुछ है और वे बहुत विविध हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि व्यापक विभाग मजबूत है, लेकिन अन्य लोगों का मानना है कि वे जो कुछ सीखते हैं वह व्यापक तो है लेकिन विशिष्ट नहीं है। असल में वे हरफनमौला हैं और आलसी हैं। लिन मो ने कहा, तो समीक्षाओं का मिलाजुला रूप देखने को मिल रहा है। ये तो बस एक पहलू है। लिन रुयू ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यापक विभाग युद्ध विभाग के अंतर्गत आता है, लेकिन युद्ध क्षमता के मामले में वे अन्य विभागों से कमजोर हैं। इसलिए जब मिशन के लिए टीमें बनाई जाती हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी उन्हें लेना नहीं चाहता। लिन मो ने सिर हिलाकर यह संकेत दिया कि वह समझ गया है।
आखिरकार युद्ध विभाग में इतने सारे लोगों के साथ मिशन करते समय लोग स्वाभाविक रूप से अधिक व्यक्तिगत क्षमता वाले साथियों को ही चुनेंगे। हालांकि उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी। उनका लक्ष्य था एक अकेले खिलाड़ी के दम पर पूरी टीम बनना। तो टीम के साथी वास्तव में वैकल्पिक थे। बेशक शुरुआती चरणों में उनकी अभी भी आवश्यकता थी, लेकिन उनके लिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। उन्होंने एक पल सोचा और पूछा, इसके अलावा क्या व्यापक विभाग की कोई अन्य कमियां हैं? नहीं, लिन रुयू ने कहा, इसके अलावा व्यापक विभाग वास्तव में काफी अच्छा है। आखिरकार ये सबसे सर्वांगीण विभाग है। तो फिर कोई समस्या नहीं है। चलो रिपोर्ट करने चलते हैं। लिन रुयू ने सिर हिलाया और लिनमो को साथ लेकर व्यापक अध्ययन विभाग के संकाय कार्यालय तक गई। व्यापक विभाग की प्रथम कक्षा के प्रशिक्षक हुयान नाम के एक युवक थे जिनकी उम्र लगभग 30 वर्ष थी। लिनमो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम हमारे व्यापक विभाग में आओगे। हुयान ने लिनमो के आंकड़ों को देखते हुए अपने चेहरे पर थोड़ी हैरानी दिखाई। लिनमो और भी ज्यादा हैरान हो गई। शिक्षक हूँ, क्या आप मुझे जानते हैं? हुयान मुस्कुराई और बोली, मैं ही नहीं, अकादमी के सभी शिक्षक आपको जानते हैं। एक एफ ग्रेड प्रतिभा जिसने चुवान निंग का चैंपियन खिताब जीता और परीक्षा के 7वें चरण को 6ठे स्तर की क्षमता के साथ उत्तीर्ण किया, ऐसे परिणामों के साथ ध्यान न देना मुश्किल है। कुछ शिक्षक तो ये भी कहते हैं कि अगर आपका जन्म हुआजिंग जैसी जगह पर हुआ होता तो इस साल का नंबर 1 नवागंतुक आप ही हो सकते थे। लिनमो ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं अभी भी उनसे बहुत दूर हूँ। एक अगर, सिर्फ एक अगर ही था। वास्तव में इस वर्ष की नंबर 1 नवागंतुक मू युनटिंग ने परीक्षा के 8वें चरण को पास करने में केवल 7 मिनट से थोड़ा अधिक समय लिया। ऐसी शक्ति वास्तव में उनकी वर्तमान क्षमता से कहीं अधिक मजबूत थी। हुयान मुस्कुराए, ठीक है, आपकी सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। स्कूल परसों आपके लिए एक प्रतिभा परीक्षा आयोजित करेगा और उसके अगले दिन से कक्षाएं आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएंगी। इन 2 दिनों में आप स्कूल के माहौल से परिचित होने के लिए स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। बोलते बोलते उन्होंने दरवाजे के बाहर बेसब्री से इंतजार कर रही लिन रुयू की ओर देखा और कहा, इन 2 दिनों में लोगों से झगड़ा न करना ही बेहतर है। अगर कोई परेशानी हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकती हैं। उसने अपना फ़ोन नंबर लिखकर लिनमो को दे दिया। धन्यवाद शिक्षक हूँ। लिनमो ने नोट को एक तरफ रख दिया और जाने के लिए मुड़ गई। वह समझ गया कि हुयान ने वे निर्देश क्यों दिए थे। उसे डर था कि लिन रुयू के पीछा करने वालों के साथ संघर्ष से उसकी प्रतिभा परीक्षा प्रभावित हो सकती है। हालांकि वह जानबूझकर मुसीबत मोल नहीं लेता था, लेकिन वह उससे डरता भी नहीं था। अगर वे लोग सचमुच उसे उकसाने आए थे तो स्वाभाविक रूप से उसके पास उनसे निपटने के तरीके थे। इसके अलावा इस समय उसे सबसे ज्यादा जिस बात पर विचार करने की जरूरत थी वह थी नवागंतुकों की युद्ध शक्ति रैंकिंग का मामला। इसलिए उनका वर्तमान प्राथमिक उद्देश्य अभी भी अपनी ताकत में सुधार करना था। और तभी अचानक लिनमो के चेहरे के भाव बदल गए और उसके होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। लिनमो के होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान दिखाई दी, क्योंकि अभी अभी जब उसने अपनी ताकत बढ़ाने के बारे में सोचा, पशु वशीकरण क्षेत्र के अंदर मौजूद जुवानवू ने उसे एक छोटा सा आश्चर्य दिया। जुआवू का कछुआ खोल मध्यवर्ती प्रवेश स्तर पर पहुंच गया था। समय गिनने पर शुवानवू को मध्यवर्ती स्तर की शिक्षा देने के बाद से ठीक 15 दिन बीत चुके थे। कछुए का खोल, ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उसने भविष्यवाणी की थी। अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुम इतनी खुश हो गईं? लिन रुयू ने पूछा। लिनमो मुस्कुराए और बोली, मेरे पालतू जानवर का कौशल स्तर बढ़ गया है, तो अब मैं तुम्हें तुम्हारे छात्रावास तक छोड़ देती हूँ। तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए और अपने कमरे में रहने वालों से जान पहचान कर लेनी चाहिए। आज रात हम साथ में खाना खाएंगे, लिन रुयू ने सहानुभूतिपूर्वक कहा। लिनमो ने सिर हिलाया और हंस पड़ा। मैं तुम्हें मुझे वापस छोड़ने कैसे दे सकता हूँ? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और इस बीच मैं तुम्हारा छात्रावास भी देख लूंगा। लिन रुयू ने सहज रूप से पूछा, आपको ये जानने की क्या जरूरत है कि यह कहाँ है? लिनमो ने लिन रुयू की नाक पर हल्के से थपथपाया, ताकि बाद में तुम्हें ढूंढना आसान हो जाए। बिल्कुल। लिन रुयू ने प्यारी सी मुस्कान बिखेरी और लिनमो को लड़कियों के छात्रावास की ओर ले गई। लड़कों और लड़कियों के छात्रावास एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं थे। उसे वापस लड़कियों के छात्रावास तक छोड़ने के बाद लिनमो लड़कों के छात्रावास से भी ज्यादा दूर नहीं थी। 20 मिनट बाद लिनमो अपने छात्रावास में लौट आया। भवन 9 यूनिट 1 कमरा 108। कमरा बड़ा था और 4 लोगों के लिए बनाया गया था। इसका समग्र लेआउट पृथ्वी पर स्थित विश्वविद्यालयों के छात्रावासों के समान था। एकमात्र अंतर यह था कि प्रत्येक कमरे में एक समर्पित पालतू जानवर कक्ष था। कभी कभी बीस्टमास्टर्स को अपने पालतू जानवरों को बुलाने की आवश्यकता होती है, लेकिन जब भी उन्हें बुलाना होता तो हर बार ट्रेनिंग रूम में या बाहर जाना बहुत झंझट का काम होता। ये पालतू जानवर कक्ष विशेष रूप से पालतू जानवरों को बुलाने के लिए बनाया गया था। जब लिनमो छात्रावास लौटी तो वहां कोई नहीं था।
वह पालतू जानवरों के कमरे में गया, दरवाजा बंद कर दिया और जुवानवू को बुलाया। फिर उसने कछुए का खोल उन्नत स्क्रॉल निकाला और उसे फाड़ डाला। एक जानी पहचानी सफ़ेद रोशनी उभरी और धीरे धीरे जुवानवू के शरीर को ढकने लगी। लगभग 10 मिनट बाद सफ़ेद रोशनी गायब हो गई। लिनमो ने जुवानवू की स्थिति की जांच की। नाम जुवानवू, हरा कवच कछुआ। विशेषता स्थान योग्यता कांस्य विकसित। जाति रैंक प्रथम श्रेणी निम्न रैंक। जन्मजात कौशल आंतरिक स्थान सुपर। अर्जित कौशल टर्टल शेल उन्नत अनभिज्ञ, वर्ड लीप उन्नत अनभिज्ञ। विकास क्रम स्तर 7 शिशु अवस्था। लिनमो के चेहरे पर मुस्कान आ गई। टर्टल शेल को अंततः उन्नत कर दिया गया। हालांकि यह अंत नहीं था, क्योंकि उसके हाथ में अभी भी एक कछुए का खोल सुपर स्क्रॉल था। उसने जुवानवू की ओर देखा और कहा, अगले चरण में कछुआ कवच का अभ्यास जारी रखो, समझे? जुवानवू ने सिर हिलाया, समझ गया। लिनमो ने जुवानवू के कवच को थपथपाया और उसे पशु वशीकरण स्थान में वापस बुला लिया। फिर उसने शियाओ बाई को बुलाया। गर्जन। जैसे ही शियाओ बाई बाहर आया, उसने धीमी सी गुर्राहट निकाली और स्नेहपूर्वक उससे लिपट गया। लिनमो ने शियाओ बाई के बड़े रोएंदार सिर को सहलाया। ऐसा लगता है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो गए हो। पिछले आधे महीने में उसने उस महिला डॉक्टर के निर्देशानुसार शियाओ बाई को कई रक्त पुनर्पूर्ति पूरक दिए थे। परिणाम काफी अच्छे प्रतीत हुए। जाओ, अभ्यास करो। लिनमो ने शियाओ बाई को वापस पशु प्रशिक्षण कक्ष में बुलाया और पालतू पशु कक्ष से बाहर निकल गई। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने देखा कि एक गंजे सिर वाला युवक छात्रावास में प्रवेश कर रहा है। उसे देखकर दूसरा व्यक्ति भी स्पष्ट रूप से स्तब्ध रह गया। इससे पहले कि दोनों में से कोई कुछ बोल पाता, छात्रावास का दरवाजा खुल गया और 2 और लोग एक के बाद एक अंदर आ गए। इसके बाद उन चारों ने संक्षिप्त रूप से अपना परिचय दिया। लिनमो को अपने तीनों रूममेट्स के बारे में कुछ समझ आ गई। गंजे सिर वाले शाओनिंग बाइजियांग प्रांत के बिनचैंग शहर के रहने वाले थे। वे थोड़े मजाकिया और थोड़े चुनिब्यो स्वभाव के थे। गोल मटोल शरीर वाला कोंग जिहाओ योंगचुआन प्रांत के अनेक्सी शहर का रहने वाला था। वह कुछ हद तक सुस्त और एक आम ईमानदार लड़का था। धनवान लड़का दुवानमू चेन्यांग डोंगकी प्रांत के नांजी शहर का रहने वाला था। उसका व्यक्तित्व बहुत ही मिलनसार और बहिर्मुखी था। लिनमो, चूंकि तुम ही यहाँ के इकलौते स्थानीय निवासी हो, तो आज रात हमें खाना खिलाना तो तुम्हारी ही जिम्मेदारी होगी, है ना? दुवानमू चेन्यांग ने मुस्कुराते हुए कहा। जरूर, कोई दिक्कत नहीं। लिनमो ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई। अभी डिनर का समय नहीं हुआ है, बाद में बात करेंगे। गंजे सिर वाले शाओनिंग ने अपने तीनों रूममेट्स को रहस्यमयी निगाहों से देखा। क्या तुम लोगों ने आज की बड़ी खबर सुनी है? क्या खबर है? दुवानमू चेन्यांग की दिलचस्पी तुरंत बढ़ गई। गोल मटोल कोंग जिहाओ ने भी उत्सुकता से शाओनिंग को देखा। लिनमो का दिल जोर से धड़कने लगा और उसे एक बुरी आशंका हुई। एक नए छात्र ने स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की का दिल जीत लिया, ये खबर। शाओनिंग ने कहा, स्कूल की महान सुंदरी, जिसने युद्ध शक्ति रैंकिंग और स्कूल के सबसे आकर्षक लड़के की रैंकिंग में कई शीर्ष हस्तियों को हराया था, इस साल एक नए छात्र के हाथों जीत ली गई है। अरे बाप रे! दुवानमू चेन्यांग ने विस्मय से कहा। ये कौन सा नया छात्र है? ये तो अविश्वसनीय है। मुझे उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि वह बहुत ही सुंदर लड़का है। शाओनिंग ने कहा। एक सुंदर लड़का? दुवानमू चेन्यांग ने अपने बाल संवारे। क्या वह मेरे जितना ही सुंदर है? शाओनिंग ने दुवानमू चेन्यांग की तरफ देखा, फिर लिनमो की तरफ मुड़ा। मुझे लगता है कि वह लिनमो जितना ही सुंदर होगा। दुवानमू चेन्यांग के होंठ फड़कने लगे। तुम बस ये कहने के तरीके ढूंढ रहे हो कि मैं लिनमो जितना सुंदर नहीं हूं। तुम वाकई लिनमो जितने सुंदर नहीं हो, ईमानदार कोंग जिहाओ ने निर्ममता से कहा। पफ! दुवानमू चेन्यांग ने अपना सीना पकड़ लिया और जमीन पर गिर पड़ा। लिनमो अपनी हंसी नहीं रोक पाए। इन 3 रूममेट्स के साथ उनके 4 साल का विश्वविद्यालय जीवन शायद उबाऊ नहीं होगा। सच में, लिनमो, शाओनिंग ने गंभीर चेहरे से कहा। मुझे लगता है कि तुम्हारे लुक्स के साथ तुम स्कूल के सबसे हैंडसम लड़कों की रैंकिंग में जरूर जगह बना सकते हो। लिनमो ने पूछा, क्या स्कूल के सबसे हैंडसम लड़कों की रैंकिंग में शामिल होने के लिए स्कूल की तरफ से कोई इनाम मिलता है? नहीं, शाओनिंग ने कहा। पुरस्कार केवल नवागंतुक युद्ध शक्ति रैंकिंग में होने के लिए ही मिलते हैं। लिनमो हंस पड़ी। तो फिर उस पर होने का क्या मतलब है? हे भगवान, लिनमो, ऐसा कहना मुसीबत मोल लेना है। ठीक है। दुवानमू चेन्यांग अचानक चौंक कर बोली। स्कूल के सबसे हैंडसम लड़कों की रैंकिंग ऐसी है जिसमें बहुत से लोग शामिल होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते। चेन्यांग, क्या तुम भी स्कूल के सबसे हैंडसम लड़कों की रैंकिंग में शामिल होना चाहते हो? कोंग जिहाओ ने पूछा। मैं? तुम? दुवानमू चेन्यांग ने कोंग जिहाओ को देखा और धीरे धीरे फिर से जमीन पर गिर गया। वह बिल्कुल उन्हीं लोगों में से एक था जो इसमें शामिल होना चाहता था लेकिन हो नहीं सका। शाओनिंग हंस पड़ी। चलो स्कूल के सबसे हैंडसम लड़कों की रैंकिंग के बारे में बात करना बंद करते हैं।
अगर हम ऐसे ही बात करते रहे तो चेन्यांग उदास हो जाएगी। तो फिर हम किस बारे में बात करें? कोंग जिहाओ को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह दुवानमू चेन्यांग को पहले ही 2 बार चाकू मार चुका है। शाओनिंग ने यह सुनिश्चित करने के लिए छात्रावास के दरवाजे की जांच की कि वह बंद है, फिर अपनी आवाज धीमी करके कहा, क्या आप लोगों को उस घटना के बारे में पता है? कौन सी घटना? कोंग जिहाओ ने पूछा। वह घटना, शाओनिंग ने कहा। कौन सी घटना? कोंग जिहाओ उलझन में दिख रहा था। दुवानमू चेन्यांग भी थोड़ा आगे झुकी। आपका मतलब उस घटना से तो नहीं है ना? शाओनिंग की आंखें चमक उठीं। तुम्हें भी इसके बारे में पता है? लिनमो उनके रहस्यमय व्यवहार से उत्सुक हो गई। आखिर तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम स्पष्ट बता सकते हो? शाओनिंग ने लिनमो को पास आने का इशारा किया और फिर कहा, कुछ देर पहले अकादमी में लोग मारे गए और मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। बहुत। लिनमो थोड़ा चौंक गई और उसने पूछा, कितने? उन्हें पता था कि किंगयुआन अकादमी में प्रति वर्ष 200 मौतों का कोटा निर्धारित है, लेकिन शाओनिंग के लिए बहुत कुछ कहना। शाओनिंग और दुवानमू चेन्यांग के अजीब व्यवहार को देखते हुए उन्हें सहज रूप से महसूस हुआ कि यह मामला सरल नहीं है। उनके बगल में कोंग जिहाओ भी जिज्ञासा से भरे चेहरे के साथ शाओनिंग को देख रहा था। शाओनिंग ने यह सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर फिर से देखा कि कोई उनकी बातें सुन तो नहीं रहा है, और फिर कहा, सटीक जानकारी, 572 लोग मारे गए। लिनमो का दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया, उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। किंगयुआन अकादमी में सालाना लगभग 5000 छात्र दाखिला लेते हैं। 572 लोग नामांकन संख्या के 10वें हिस्से से भी अधिक हैं। इस नुकसान को भारी नुकसान के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं इसकी पुष्टि कर सकता हूँ, वास्तव में 572 लोगों की मृत्यु हुई, दुवानमू चेन्यांग ने कहा। और ठीक इसी कारण से किंगयुआन अकादमी ने इस वर्ष विशेष रूप से 1000 अतिरिक्त लोगों की भर्ती की है। लिनमो ने पूछा, क्या आपको पता है कि उन लोगों की मौत कैसे हुई? मुझे यह नहीं पता, शाओनिंग ने सिर हिलाते हुए कहा। घटना के बाद अकादमी ने चुप्पी साधने का आदेश जारी कर दिया था। मरने वालों की यह संख्या केवल अफवाहों के जरिए ही लीक हुई। लिनमो ने इसके बाद कुछ नहीं कहा। उसने बाद में रात के खाने के दौरान लिनरुयू से पूछने की योजना बनाई। लिनरुयू की बी ग्रेड प्रतिभा के साथ वह किंगयुआन अकादमी में शीर्ष स्तर के छात्रों में से एक थी और उसे कुछ ऐसी जानकारी होनी चाहिए जो दूसरों को नहीं पता थी। इसके बाद उन चारों ने इधर उधर की बातें की, छात्रावास की सफाई की, और फिर रात के खाने का समय हो गया। दुवानमू चेन्यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, लिनमो, अब तुम्हारे प्रदर्शन का समय है। लिनमो ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, लेकिन मैंने एक दोस्त को भी आमंत्रित किया है। आप लोगों को कोई आपत्ति तो नहीं है ना? दुवानमू चेन्यांग ने हाथ हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही मजा आएगा। कोंग जिहाओ ने भी कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शाओनिंग के चेहरे पर गपशप के भाव साफ झलक रहे थे। किस तरह की दोस्त है? लड़का है या लड़की? क्या वो खूबसूरत है? ओह, जब तुम उसे देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। शाओनिंग द्वारा पहले बताई गई बड़ी खबर के बारे में सोचते हुए लिनमो ने समझदारी से ज्यादा कुछ नहीं कहा। ये प्रतिक्रिया जरूर कुछ चल रहा है। शाओनिंग की आंखें चमक उठीं और उसने लिनमो को दरवाजे की ओर धकेल दिया। तो फिर किस बात का इंतजार? चलो चलें। उनके बगल में दुवानमू चेन्यांग ने जल्दी से कोंग जिहाओ को अपने पीछे खींच लिया। चारों लोग कैफेटेरिया पहुंचे। दूर से उन्होंने वहां एक दुबली पतली और सुंदर आकृति को खड़े देखा, जो अपने आप में एक अद्भुत दृश्य थी। वहां से गुजर रहे लड़के लड़कियां उस आकृति को 1-2 बार देखने से खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि वह व्यक्ति लगातार हल्की मुस्कान बनाए रखता रहा और सबकी प्रतिक्रियाओं से अप्रभावित रहा। कितनी खूबसूरत! शाओनिंग ने विस्मय से भरे चेहरे के साथ उस आकृति को देखा। मुझे यकीन है कि यह लड़की स्कूल की सौंदर्य रैंकिंग में स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक होगी। वह वाकई खूबसूरत है। कोंग जिहाओ ने भी अपनी राय व्यक्त की, लेकिन दुवानमू चेन्यांग निराश दिख रहे थे। अफसोस, ऐसी सुंदरता हमारी पहुंच से बाहर ही रहेगी। अगर तुम उसे जानना चाहते हो तो पहल करो, शाओनिंग ने आग्रह किया। तुम सुंदर और अमीर हो, उसका फ़ोन नंबर लेना मुश्किल नहीं होना चाहिए। भूल जाओ, दुवानमू चेन्यांग ने सिर हिलाया। ऐसी सुंदरता को पाने की मैं लालसा नहीं कर सकता। मुझमें अभी भी इतनी आत्म जागरूकता है। बिल्कुल नहीं। शाओनिंग ने हैरानी से दुवानमू चेन्यांग की ओर देखा। तुम्हारे जैसे दूसरी पीढ़ी के अमीर बच्चे को भी कभी कभी आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है। आत्मसम्मान भाड़ में जाए, दुवानमू चेन्यांग ने शाओनिंग को घूरते हुए कहा। एक नज़र में ही मैं बता सकता हूं कि तुम्हें लड़कियों को पटाने का जरा भी अनुभव नहीं है। ऐसा क्यों? शाओनिंग ने सम्मानपूर्वक सुनने का नाटक किया, अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार करते हुए कि उसने कभी किसी लड़की का पीछा नहीं किया था। दुवानमू चेन्यांग ने शांत भाव से कहा, वह लड़की काफी देर से वहीं खड़ी है। वहां से गुजरने वाला हर कोई उसे देखे बिना नहीं रह पाता, लेकिन किसी ने भी उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की।
आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है? क्यों? शाओनिंग ने विनम्रतापूर्वक पूछा। दो संभावनाएं हैं। दुवानमू चेन्यांग ने दो उंगलियां उठाईं। पहली, इस लड़की को पकड़ना बेहद मुश्किल है और ये लोग ये बात जानते हैं, इसलिए उन्होंने यह विचार ही छोड़ दिया। दूसरी बात, ये लोग मेरी तरह ही हैं, उनमें आत्म जागरूकता है और वे जानते हैं कि वे उसके लिए काफ़ी अच्छे नहीं हैं। मैं समझ गया। शाओनिंग के चेहरे पर ऐसा भाव था मानो उसने कुछ सीखा हो। तो चलिए आज्ञाकारी होकर खाना खाते हैं। दुवानमू चेन्यांग ने कैफेटेरिया की ओर देखा। हम अपनी मर्जी से किसी भी सुंदरी के पीछे नहीं भाग सकते, लेकिन खाने की बात हो तो हम जो चाहें ऑर्डर कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। शाओनिंग ने अंगूठा ऊपर करके कहा। दुवानमू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी दार्शनिक बात कह पाओगे। कोंग जिहाओ थोड़ा अचंभित था। कैफेटेरिया में खाना खाने जाते समय आपको वैसे भी अपनी पसंद का कोई भी व्यंजन ऑर्डर करना होता था। ये दार्शनिक दृष्टिकोण से कैसे संबंधित था? वह बस पूछने ही वाला था। हे भगवान! शाओनिंग अचानक चिल्लाया। क्या हो रहा है? वो लड़की सीधे मेरी तरफ क्यों घूर रही है? तुम क्या सोच रहे हो? दुवानमू ने ताना मारा। वह ऐसा कैसे कर सकती है? हे भगवान, वह मुझे घूर रही है। दुवानमू, तुम बेशर्म हो। वो साफ साफ मुझे देख रही है। शाओनिंग ने बोलते हुए अपनी छाती फुलाई और मुस्कुराते हुए चेहरे का भाव बनाया। बेशर्म तो तुम हो। सोचो जरा, मेरे यहाँ रहते हुए वो भला तुम्हारी तरफ कैसे देख सकती है? दुवानमू चेन्यांग ने भी अपना सबसे आकर्षक अंदाज दिखाया। कोंग जिहाओ ने दूर स्थित आकृति की ओर देखा। फिर उसने अपने बगल में बैठे उन दो लोगों की ओर देखा जो लगातार झगड़ रहे थे। अंत में उसने अपने बगल में बैठी लिनमो की ओर देखा और धीरे से कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह लड़की लिनमो को ही देख रही है। शाओनिंग की फूली हुई छाती पल भर में धंस गई। दुवानमू चेन्यांग ने भी असहज रूप से अपनी मुद्रा वापस ले ली। लिनमो के वहां मौजूद होने से इस बात की संभावना और भी बढ़ गई थी कि वह लड़की लिनमो को देख रही थी। अरे, क्या मुझे भ्रम हो रहा है? वह लड़की मेरी तरफ मुस्कुरा रही है। शाओनिंग ने एक नई बात देखी। यह लिनमो पर है ना? दुवानमू चेन्यांग मुझ पर कहना चाहता था, लेकिन आखिरी क्षण में उसने अपने शब्द बदल दिए। वह शाओनिंग की तरह भूलक्कड़ मूर्ख नहीं था। खैर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह वास्तव में कोंग जिहाओ के शब्दों से दोबारा आहत नहीं होना चाहता था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह सुन न पड़ जाएगा। हे भगवान, वो लड़की हमारी तरफ आ रही है। शाओनिंग घबराकर 2 कदम पीछे हट गया। दुवानमू, वो क्यों आ रही है? वो क्या चाहती है? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कैसे पता चलेगा? दुवानमू चेन्यांग भी थोड़ा घबरा गया। और ज्यादा मत सोचो, हो सकता है कि वह बस हमारी तरफ आ रही हो और यहाँ से गुजर रही हो। नहीं, मुझे लगता है कि वह सीधे हमारी तरफ आ रही है। कोंग जिहाओ का लहजा बहुत ही आत्मविश्वास से भरा था। दुवानमू चेन्यांग ने गुस्से से भरे चेहरे से कोंग जिहाओ को देखा। क्या तुम मुझे यातना देने के लिए ही यहाँ आए हो? वह आ रही है, वो सचमुच आ रही है। अब हम क्या करें? शाओनिंग इतना घबराया हुआ था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने हाथों का क्या करे। बस इसे झेल लो। दुवानमू चेन्यांग ने गहरी सांस ली, बेपरवाही का भाव दिखाते हुए खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। दरअसल आप लोगों को इतना घबराने की जरूरत नहीं है। वह लिनमो के लिए यहाँ आए हैं, कोंग जिहाओ ने सच्चाई से कहा, क्योंकि उसने गौर किया कि उस आकृति की निगाहें पूरे समय लिनमो पर टिकी हुई थीं। शाओनिंग और दुवानमू चेन्यांग के होठों के कोने एक साथ फड़कने लगे, उनके चेहरे थोड़े गर्म महसूस हो रहे थे। फिर अचानक उन्हें एहसास हुआ, ठीक है, वह उनके लिए यहाँ नहीं थी, तो फिर वे घबराए हुए क्यों थे? लेकिन अगले ही पल दोनों की आंखें चौड़ी हो गईं और मुंह खुला रह गया। वे वहीं जम गए, क्योंकि उस आकृति के पास आने के बाद वह स्वाभाविक रूप से लिनमो के बगल में झुक गई और यहाँ तक कि लिनमो का हाथ भी पकड़ लिया। वे 10 सेकंड से भी अधिक समय तक पूरी तरह से भयभीत रहे। शाओनिंग और दुवानमू चेन्यांग आखिरकार होश में आए और दोनों ने लिनमो को तलाशती निगाहों से देखा। लिनमो मुस्कुराया और बोला, मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड लिन रुयू हैं। दोस्त, दुवानमू चेन्यांग को अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हुआ। कुछ ही क्षण पहले उसने कहा था कि उसके जैसी लड़की उसके लायक नहीं है, और अब पलक झपकते ही वह लिनमो की प्रेमिका बन गई थी। इससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने खुद को ही थप्पड़ मार लिया हो। शाओनिंग अचानक स्तब्ध रह गया और अविश्वास से लिनमो को घूरते हुए बोला, लिन रुयू, क्या ये वही लिन रुयू है जो 10 महान स्कूली सुंदरियों में नंबर 1 है? लिनमो ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर किंगयुआन अकादमी में दूसरी लिन रुयू नहीं है तो वह निश्चित रूप से वही होगी। शाओनिंग, आपका मतलब क्या है? अगर दूसरी लिन रुयू नहीं है तो वह वही है? भाई, ये तो कुछ अमानवीय है। तो शाओनिंग ने पहले जिस बड़ी खबर का जिक्र किया था कि एक नए छात्र ने स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की को पटा लिया है, उसमें तुम ही मुख्य पुरुष किरदार हो। दुवानमू चेन्यांग को भी सच्चाई का एहसास हो गया। चलो पहले खाना खा लेते हैं।
लिनमो ने अपनी नाक रगड़ी और लिन रुयू को सीधे कैफेटेरिया की ओर खींच ले गया। शाओ निंग और दुवानमू चेन्यांग वहीं खड़े रहे और एक दूसरे को जटिल निगाहों से देखते रहे। खासकर जब उन्हें वह दृश्य याद आया जिसमें वे इस बात पर बहस कर रहे थे कि लिन रुयू किसे देख रही थी, तो उनकी इच्छा हुई कि वे वहीं पर एक विला खोदकर उसमें छिप जाएं। वह लिनमो निश्चित रूप से जानबूझकर ऐसा कर रहा है, शाओ निंग ने गुस्से से कहा। बिल्कुल सही, यह आदमी तो बस हमें मूर्ख बनते देखना चाहता था। दुवानमू चेन्यांग ने कड़वाहट से दांत पीसते हुए कहा। पास ही खड़े कोंग जिहाओ ने उन दोनों को देखते हुए कहा, अगर लिनमो ने तुम्हें पहले ही बता दिया होता कि उसकी प्रेमिका स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है, तो भी तुम उस पर विश्वास नहीं करते, है ना? शाओ निंग, दुआनमू चेन्यांग, भाई, क्या तुम दूसरों को घाव पर नमक छिड़कने में माहिर हो? हालांकि उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि कोंग जिहाओ सच बोल रहा था। लिन रुयू द्वारा सक्रिय रूप से लिनमो का हाथ थामने से पहले उन्हें कभी विश्वास नहीं होता कि लिन रुयू लिनमो की प्रेमिका भी हो सकती है। तो क्या हम अभी भी यह खाना खा रहे हैं? कोंग जिहाओ ने दोबारा पूछा जब उसने देखा कि दोनों कुछ नहीं बोल रहे हैं। खाओ, हमें खाना ही होगा, शाओ निंग ने दांत पीसते हुए कहा, और हमें भरपेट खाना खाना होगा। हाँ, लिनमो ने हमें बहुत असहज कर दिया। अगर हम उससे खाने के लिए पैसे नहीं वसूले तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, दुवानमू चेन्यांग ने सहमति जताई। इतना कहकर वे दोनों दौड़कर कैफेटेरिया की ओर चल पड़े। ये देखकर कोंग जिहाओ चुपचाप उनके पीछे पीछे चल दिया, एक ऐसे रात्रिभोज को खाने के बाद जिसने सबका ध्यान आकर्षित किया। शाओ निंग समेत वे तीनों ऐसे भागे जैसे उनका पीछा किया जा रहा हो, और उन्होंने कसम खाई कि अगर लिन रुयू मौजूद रही तो वे लिनमो के साथ फिर कभी खाना नहीं खाएंगे। हर समय किसी की नज़र में रहने का एहसास सचमुच असहनीय था। ऐसा लग रहा था मानो उनकी हर हरकत अनगिनत गुना बढ़ गई हो, उन्हें ठीक से खाना उठाना भी नहीं आता था। हालांकि खाना काफ़ी स्वादिष्ट था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वे मोम चबा रहे हों। इसके अलावा वहां बैठे रहने मात्र से ही उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो वे कांटों पर सवार हों और कोई उनकी पीठ पर खंजर ताने बैठा हो। इससे वे लिनमो से बेहद प्रभावित हुए। लगातार घूरे जाने के बावजूद लिनमो पूरी तरह से बेपरवाह रहने में कामयाब रहा, मानो उसके आसपास के लोग मौजूद ही न हों। उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि लिनमो के स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की का बॉयफ्रेंड बनने के पीछे कोई न कोई वजह जरूर थी। तीनों के चले जाने के बाद लिन रुयू ने पूछा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? चलिए थोड़ी देर टहलते हैं, मुझे आपसे कुछ पूछना है, लिनमो ने जवाब दिया। लिन रुयू ने सिर हिलाया और लिनमो को अकादमी परिसर में स्थित एक कृत्रिम झील की ओर ले गई। झील का नाम सरल था, किंग्युआन झील। ये बहुत बड़ी थी और इसके बीच में एक छोटा सा द्वीप था। ये द्वीप एक घुमावदार ढके हुए पुल द्वारा मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था। झील में तरह तरह की मछलियां लगातार तैरती रहती थीं और शाम की ठंडी हवा इसे बेहद सुहावना बना देती थी। जब दोनों ढके हुए पुल पर टहलते हुए आगे बढ़े तो लिन रुयू ने पूछा, क्या आप उस घटना के बारे में पूछने की कोशिश कर रहे हैं? लिनमो ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर ज़्यादा मुश्किल न हो तो मुझे बता दीजिए। अगर अकादमी को कोई आपत्ति हो तो इसका जिक्र मत कीजिएगा। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लिन रुयू ने कहा। बहुत से लोग इस मामले के बारे में जानते हैं। अकादमी बस नहीं चाहती थी कि स्थिति और बिगड़ जाए, इसीलिए उन्होंने बोलने पर रोक लगा दी। उसने लिनमो की ओर देखा और पूछा, उस घटना के बारे में आपको कितना पता है? मुझे सिर्फ इतना पता है कि 572 लोगों की मौत हुई है, लेकिन मुझे मौत का सटीक कारण नहीं पता। लिन रुयू ने कहा, वास्तविक आंकड़े 591 मौतें, 46 गंभीर चोटें और 102 मामूली चोटें हैं। बाहर अफवाहों में फैली 572 मौतें केवल प्रारंभिक संख्या थी, बाद में 19 गंभीर रूप से घायल लोगों को बचाया नहीं जा सका। लिनमो की आंखों में हैरानी के भाव आ गए। ऐसी कौन सी घटना है जिससे अकादमी को इतना बड़ा नुकसान हो सकता है? लिन रुयू ने कहा, यह एक संगठित बाहरी व्यवहारिक युद्ध प्रशिक्षण सत्र के दौरान घटी एक दुर्घटना थी। अकादमी के पास शहर के बाहर एक विशेष क्षेत्र है जो व्यवहारिक युद्ध प्रशिक्षण के लिए है। सामान्यतः उस क्षेत्र में केवल प्रथम और द्वितीय स्तर के सैनिक ही होने चाहिए। क्रूर जानवर, लेकिन इस बार 5वें स्तर का उस इलाके में सचमुच एक खूंखार जानवर दिखाई दिया था। 5वां स्तर। लिनमो एक बार फिर चौंक गई। ठीक वैसे ही जैसे शिशु अवस्था और परिपक्व अवस्था के बीच गुणात्मक अंतर होता है। जब भी किसी क्रूर जानवर की ताकत एक स्तर बढ़ जाती है तो उसकी शक्ति में जबरदस्त उछाल आता है। एक 5वां स्तर एक ऐसे क्षेत्र में प्रकट होने वाला दुष्ट जानवर जहां केवल प्रथम और द्वितीय श्रेणी के जानवर ही मौजूद हैं। खूंखार जीव सक्रिय हैं। यह एक वयस्क द्वारा बालवाड़ी बच्चों के समूह में घुसपैठ करने जैसा है। ये पूरी तरह से आयामी न्यूनीकरण हमला है। और किंग्युआन अकादमी के छात्र यहां तक कि युद्ध क्षमता रैंकिंग में भी ज़्यादा से ज़्यादा द्वितीय श्रेणी के हैं। बीस्ट मास्टर्स, जिनकी ताकत द्वितीय स्तरीय के बराबर है। क्रूर जानवर। इस स्तर की ताकत के साथ 5वें स्तर के प्रतिद्वंद्वी का सामना करना क्रूर जानवर, इसके परिणाम तो पहले से ही अनुमानित हैं। ये कैसे हो सकता है?
लिन मो ने पूछा। बाहरी व्यवहारिक युद्ध प्रशिक्षण में शिक्षकों का साथ होना चाहिए, है ना? लिन रुयू ने कहा, उनके साथ न केवल शिक्षक थे बल्कि सुरक्षा के लिए विशेष गश्ती कर्मी भी मौजूद थे। हालांकि शिक्षकों और गश्ती कर्मियों की संख्या अधिकतर तृतीय या चतुर्थ स्तर की थी। वे पंचम स्तर के सैनिकों के सामने शक्तिहीन थे। क्रूर जानवर। इस बार मरने वाले 591 लोगों में से 16 शिक्षक और गश्ती कर्मी थे। उन्होंने छात्रों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। लिन मो ने फिर पूछा, उस इलाके के गार्डों का क्या हुआ? क्या घटना घटने से पहले उन्होंने कुछ भी असामान्य नहीं देखा? लिन रुयू ने सिर हिलाते हुए कहा, अकादमी को संदेह था कि कुछ गार्डों ने अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरती होगी, इसलिए उन्होंने सभी गार्डों पर सम्मोहन विधि से पूछताछ की। लेकिन कुछ भी नहीं मिला। घटना से पहले उन लोगों ने कोई असामान्य बात नहीं देखी थी। उसके बाद क्या हुआ? क्या अकादमी ने जांच जारी रखी? क्या ये सचमुच एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई और कारण था? लिन मो ने पूछा। वे लगातार जांच कर रहे हैं, लिन रुयू ने कहा। बात सिर्फ इतनी है कि अभी तक उनके पास कोई निर्णायक नतीजा नहीं आया है, इसलिए वे सार्वजनिक रूप से सिर्फ यही कह सकते हैं कि यह एक दुर्घटना थी। लिन मो ने सिर हिलाया और पूछा, उस 5वें स्तर के बारे में क्या? वह खूंखार जानवर, उससे कैसे निपटा गया? ये भाग निकला, लिन रुयू ने कहा। भाग निकले? लिन मो ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उस दुष्ट राक्षस ने किंगयुआन अकादमी को इतना भारी नुकसान पहुंचाया और अंत में वह बच निकला। वे कुछ नहीं कर सकते थे। ये 5वें स्तर का मामला था। गोल्ड विंग्ड एरोपेंग। अकादमी ने 12 विभागाध्यक्षों को इसे संयुक्त रूप से पकड़ने के लिए जुटाया, लेकिन फिर भी वे इसे अपने पास नहीं रख सके, लिन रुयू ने कहा। तो फिर इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, लिन मो ने समझदारी जताते हुए कहा। गोल्ड विंग्ड एरोपेंग को व्यापक रूप से सबसे तेज उड़ने वाले खूंखार जीवों में से एक माना जाता है। इसे पकड़ने का प्रयास करना बेहद मुश्किल है। साथ ही उसे थोड़ा अफसोस भी हुआ। गोल्ड विंग्ड एरोपेंग जैसा क्रूर जानवर एक उत्कृष्ट उड़ने वाला वाहन है। ये वास्तव में एक बहुत बड़ा नुकसान था कि किंगयुआन अकादमी इस बार इसे हासिल करने में असफल रही। उस विषय पर अपनी बातचीत समाप्त करने के बाद दोनों ने थोड़ी देर और बातचीत की। वे कल साथ में ग्रेट शिया मॉल जाने के लिए सहमत हुए और फिर अपने अपने छात्रावास लौट गए। लिन मो के छात्रावास में प्रवेश करते ही उसका सामना 2 जोड़ी द्वेषपूर्ण निगाहों से हुआ। शाओ निंग और दुवानमू चेन्यांग ने उसे दुखी भावों से देखा, मानो वे 2 परित्यक्त कड़वी पत्नियां हों। लिन मो खिलखिलाकर हंस पड़ी। वह जानता था कि वे ऐसा क्यों कर रहे थे। हालांकि उनके पास उनसे निपटने का समय नहीं था। इसके बजाय वह सीधे पालतू जानवरों के कमरे में गए और दरवाजे को दोहरे ताले से बंद कर दिया। फिर एक विचार के साथ जुवानवू उसके सामने प्रकट हुई। शुवानवू के कवच को देखकर, जिसका व्यास अब लगभग 2 मीटर हो चुका था, लिन मो मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। नाम जुवानवू, हरा कवच कछुआ। विशेषता, स्थान, योग्यता, रजत निम्न श्रेणी। जाति रैंक, प्रथम श्रेणी निम्न रैंक। जन्मजात कौशल, आंतरिक अंतरिक्ष अति उत्कृष्ट। अर्जित कौशल, कछुआ कवच उन्नत अनभिज्ञ, 0 छलांग उन्नत अनभिज्ञ। विकास क्रम, स्तर 8 शिशु अवस्था। अभी अभी जब वह लिन रुयू से बात कर रहा था, शुवानवू ने एक बार फिर अपना स्तर बढ़ा लिया था। इस समय जुवानवू की विकास श्रेणी शिशु अवस्था के 8वें स्तर पर पहुंच चुकी थी। जैसे जैसे इसका रैंक बढ़ा, भौतिक आकार में वृद्धि के अलावा इसका आंतरिक स्थान एक बार फिर 2 गुना हो गया, जो बढ़कर 32 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल और 3.5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। इसके चलते उनके लग्जरी बेडरूम को फिर से अपग्रेड करना पड़ा और वह एक स्टूडियो अपार्टमेंट में बदल गया। वह अपने मोबाइल विला के सपने के एक कदम और करीब पहुंच गया था। इसी समय जुवानवू की योग्यता कांस्य उन्नत से बढ़कर रजत निम्न श्रेणी हो गई थी। कांस्य से लेकर चांदी तक एपेड बीस्ट के लिए यह एक गुणात्मक छलांग थी। इसका मतलब यह था कि समान रैंक पर जुवानवू के प्रारंभिक गुण, युद्ध शक्ति, विकास क्षमता, जीवन शक्ति, शारीरिक शक्ति आदि सभी में जबरदस्त वृद्धि होगी। हालांकि एक बार योग्यता का स्तर रजत तक पहुंच जाने के बाद आगे की प्रगति धीमी होती जाएगी। लिन मो ने मन ही मन समय की गणना की। जुवानवू की योग्यता को कांस्य निम्न श्रेणी से मध्यवर्ती श्रेणी तक पहुंचने में केवल 10 दिन लगे। कांस्य से मध्यवर्ती से उन्नत स्तर तक इसमें 30 दिन लगे, लेकिन ब्रॉन्ज एडवांस्ड से सिल्वर लो रैंक तक पहुंचने में पूरे 60 दिन लगे। इस दर से गणना करने पर जुवानवू की योग्यता को स्वर्ण स्तर तक पहुंचने में कम से कम 1 वर्ष लगेगा। तथापि संभवतः योग्यता में वृद्धि के कारण जुवानवू की रैंक में वृद्धि की गति बहुत स्थिर रही। शिशु अवस्था के 7वें स्तर से 8वें स्तर तक पहुंचने में केवल 25 दिन लगे। ये लेवल 6 से लेवल 7 तक के समय से थोड़ा अधिक था, लेकिन ये सामान्य था। आखिरकार पालतू जानवर का रैंक जितना ऊंचा होगा, लेवलिंग की गति उतनी ही धीमी होगी। और चुवाननिंग में मौजूद अन्य बीस्टमास्टर्स की तुलना में यह विकास गति पहले से ही बेहद तेज थी। लेकिन ये तुलना केवल चुवाननिंग में मौजूद बीस्टमास्टर्स से की गई थी।
अन्य प्रमुख शहरों के बीस्ट मास्टर की तुलना में उसकी विकास गति में कोई खास फायदा नहीं था। उदाहरण के तौर पर उसके 3 रूममेट्स को ही ले लीजिए। शाओ निंग और कोंग जिहाओ के पालतू जानवर दोनों ही किशोर अवस्था के 5वें चरण में थे। डुआनमू चेन्यांग का पालतू जानवर शिशु स्तर 6 पर था। वे सभी उसके काफी करीब थे। यही कारण था कि वह और लिन रुयू कल ग्रेट शिया मॉल जाने के लिए सहमत हुए थे। वह ये देखना चाहता था कि क्या यहाँ के मॉल में जानवरों के भोजन के अलावा ऐसी कोई और चीज़ है जो पालतू जानवर के विकास को गति दे सके। उसके पास तेज गति से विकास की क्षमता थी, इसलिए तार्किक रूप से उसके पालतू जानवर की विकास गति बाकी सभी की तुलना में तेज होनी चाहिए। लेकिन क्षेत्रीय सीमाओं के कारण उसकी गति दूसरों के बराबर ही थी या कई लोगों से भी कम थी। इसलिए उन्हें इस कमी को जल्द से जल्द पूरा करना था। साथ ही यह उनकी आगामी न्यूकमर रैंकिंग में जगह बनाने की तैयारी भी थी। दिनों की गणना के हिसाब से शियाओ बाई भी जल्द ही लेवल अप कर लेगा। लिनमो ने मन ही मन योजना बनाई। लावा रैंक 3 से 4 में छलांग लगाने के बाद से जियाओ बाई की लेवलिंग प्रगति मूल रूप से जुवानवू के साथ सिंक्रोनाइज हो गई थी। अब जबकि जुवानवू का स्तर बढ़ गया था, जियाओ बाई भी जल्द ही उसके पीछे पीछे आ जाएगा। और ऐसा प्रतीत हुआ कि शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, पशु वशीकरण क्षेत्र में प्रशिक्षण ले रहे शियाओ बाई का कौशल स्तर बढ़ गया। एक विचार के साथ उसने जुवानवू को पशु वशीकरण स्थान में वापस बुलाया और जियाओ बाई को आमंत्रित किया। नाम: सफ़ेद बाघ भूत बाघ। विशेषता: जल। योग्यता: गोल्ड इंटरमीडिएट। रेस रैंक: 5 रैंक एडवांस्ड। जन्मजात कौशल: छुपकर चलना उन्नत। प्रारंभिक स्तर: जल तलवार उन्नत निपुण। विकास क्रम: स्तर 7 शिशु अवस्था। तुम्हारे कद को देखते हुए तो लगता है कि तुम्हें सवारी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लिनमो ने अपने चेहरे पर स्पष्ट मुस्कान के साथ शियाओ बाई को देखा, जिसका आकार एक और बढ़ गया था। शिशु अवस्था के 7वें स्तर पर जियाओ बाई के शरीर की लंबाई 2 मीटर तक पहुंच गई थी और उसके कंधे की ऊंचाई लगभग 1 मीटर थी। इसके अलावा लिनमो द्वारा इसे अच्छी तरह से खिलाया पिलाया जाने के कारण इसकी फर बेहद चिकनी और चमकदार थी, जो देखने में असाधारण रूप से सुंदर और राजसी लग रही थी। इस तरह के वाहन पर सवार होकर बाहर निकलना निश्चित रूप से ध्यान आकर्षित करने वाला होगा। हालांकि लिनमो बस इसी बारे में सोच रही थी। उनकी वर्तमान स्थिति में उन्हें अभी तक किसी सवारी की आवश्यकता नहीं थी। अगले दिन लिन रुयू के साथ नाश्ता करने के बाद वे दोनों सीधे ग्रेट शिया मॉल की ओर रवाना हो गए। केआन शहर में 3 ग्रेट शिया मॉल थे, जो क्रमशः शहर के पूर्व, मध्य और पश्चिम में स्थित थे। वे दोनों पूर्वी वाले स्थान पर गए क्योंकि वह किंगयुआन अकादमी के सबसे नज़दीक था। एक प्रांतीय राजधानी से यही उम्मीद थी। अपने सामने स्थित ग्रेट शिया मॉल को देखकर लिनमो आह भरे बिना नहीं रह सका। चुवाननिंग में स्थित ग्रेट शिया मॉल केवल 18 मंजिला इमारत थी, लेकिन उसके सामने वाली इमारत में पूरे 42 मंजिलें थीं। ये बात अपने आप में ही बहुत कुछ कह देती है। चलो पहले एक सूचना ब्रेसलेट खरीदते हैं। लिन रुयू लिनमो को सीधे मॉल की दूसरी मंजिल पर ले गई। जाहिर तौर पर वह उस जगह से बहुत अच्छी तरह परिचित थी। लिनमो को इस बात पर कोई हैरानी नहीं हुई। लिन रुयू की पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए अगर वह इससे परिचित न हो तो यह अजीब बात होगी। सूचना ब्रेसलेट के बारे में लिन रुयू ने बताया कि उन्हें भी इसके बारे में पता था। इसका स्वरूप पृथ्वी पर मौजूद स्मार्ट ब्रेसलेट जैसा था, लेकिन इसका मुख्य कार्य केवल एक ही था: खूंखार राक्षसों के बारे में जानकारी की पहचान करना। जब तक स्कैनिंग पोर्ट किसी खतरनाक जानवर की ओर लक्षित रहता था, तब तक ब्रेसलेट नाम, विशेषता, विकास स्तर और उस योग्यता सहित प्रासंगिक जानकारी को स्वचालित रूप से पहचान सकता था जिसे नंगी आंखों से पहचानना मुश्किल था। इसे हर बीस्ट मास्टर के लिए एक आवश्यक दिव्य कलाकृति कहा जा सकता है। वे चुवाननिंग में भी बेचे जाते थे, लेकिन हाई स्कूल के दौरान स्कूल ने उन्हें उनका उपयोग करने से सख्ती से मना किया था, क्योंकि बीस्ट मास्टर होने के नाते उन्हें कुछ सामान्य खूंखार जानवरों की जानकारी पर पूरी तरह से महारत हासिल करनी होती थी। ब्रेसलेट का बहुत जल्दी इस्तेमाल करने से आसानी से इसकी लत लग सकती है और यह जानकारी याद रखने के लिए अनुकूल नहीं है। इसके अलावा कंगन आखिरकार एक उपकरण ही था। विफलता या क्षति की स्थिति में यदि उन्होंने उस क्रूर राक्षस की जानकारी याद नहीं की होती तो उसका सामना करते समय वे पूरी तरह से अंधेरे में होते। हालांकि एडवांस्ड बीस्ट टैमिंग अकेडमी में पहुंचने के बाद ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। एक और, उन्होंने हाई स्कूल में पहले से ही आवश्यक जानकारी को काफ़ी हद तक याद कर लिया था। दूसरी ओर, वे वास्तविक युद्ध का सामना करने वाले थे और एक सूचना ब्रेसलेट होने से युद्ध के दौरान चीज़ें वास्तव में बहुत अधिक सुविधाजनक हो जाएंगी। इसलिए कंगन खरीदना वास्तव में बहुत आवश्यक था। तो ये था बीस्ट टेमिंग ईरा कहानी का 61 से 70 तक की एपिसोड। अगर कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें और भी इसी तरह के कहानी